दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। मुझे वे नहीं चाहिए, आर्या ने कहा। मुझे सिरियो चाहिए। नेड ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं। कोई भी अच्छा मास्टर एट आर्म्स आर्य को आंखों पर पट्टी बांधने, कार्ट ऑफ हील और एक पैर पर कूदने जैसी बकवास के बिना स्लैश एंड पैडी की मूल बातें सिखा सकता था, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी बेटी को इतना अच्छी तरह से जानता था कि उस जिद्दी जबड़े से बहस नहीं की जा सकती थी। जैसा तुम चाहो, उसने कहा। निश्चित रूप से वह जल्द ही इससे थक जाएगी। सावधान रहने की कोशिश करो। मैं करूंगी, उसने गंभीरता से वादा किया, क्योंकि वह अपने दाहिने पैर से अपने बाएं पैर पर आसानी से कूद गई। बहुत बाद में जब वह लड़कियों को शहर से वापस ले गया और उन दोनों को बिस्तर पर सुरक्षित देखा, संसा हाउस अपने सपनों के साथ और आर्या अपने चोटों के साथ, नेड टॉवर ऑन ऑफ द हैंड के ऊपर अपने स्वयं के कक्ष में चढ़ गया। ग्रेट यार्ड के उस पार उसने लिटिल फिंगर की खिड़कियों से मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी देखी। आधी रात से भी ज्यादा हो चुकी थी। नदी के किनारे मौज मस्ती अब कम होने लगी थी और खत्म होने लगी थी। उसने खंजर निकाला और उसका अध्ययन किया। लिटिल फिंगर की तलवार, जिसे टूर्नामेंट में दांव पर लगे टायरियन लैनिस्टर ने जीता था, उसे सोते हुए ब्रैन को मारने के लिए भेजा गया था। बॉना ब्रैन को क्यों मरना चाहेगा? कोई भी ब्रैन को क्यों मरना चाहेगा? खंजर, ब्रैन का गिरना, यह सब किसी न किसी तरह जॉन एरन की हत्या से जुड़ा था। वह इसे अपने पेट में महसूस कर सकता था, लेकिन जॉन की मौत की सच्चाई उसके लिए उतनी ही धुंधली थी जितनी तब थी जब उसने शुरू किया था। लॉर्ड स्टैनिस टूर्नामेंट के लिए किंग्स लैंडिंग में वापस नहीं आए थे। लीसा एरन ने आयरी की ऊंची दीवारों के पीछे अपनी खामोशी बनाए रखी। स्क्वायर मर चुका था और जॉरी अभी भी वेश्यागृहों की तलाशी ले रहा था। उसके पास रॉबर्ट के कमीने के अलावा और क्या था? नेड को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि शस्त्रागार का उदास प्रशिक्षु राजा का बेटा था। उसके चेहरे, जबड़े, आंखों और काले बालों पर बैरा थी। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। एलियन की झलक साफ झलक रही थी। रेनली इतनी छोटी थी कि वह उस उम्र के लड़के को जन्म नहीं दे सकती थी। स्टैनिस उसके सम्मान में बहुत ठंडा और गर्वित था। जेंड्री को रॉबर्ट का होना था। फिर भी यह सब जानते हुए भी उसने क्या सीखा था? राजा के 7 राज्यों में अन्य नीच बच्चे भी थे। उसने अपने एक नाजायज बच्चे को खुलेआम स्वीकार किया था, जो ब्रैन की उम्र का लड़का था, जिसकी मां कुलीन थी। उस लड़के को स्टॉर्म के अंत में लॉर्ड रेनली के महल के मालिक द्वारा पाला जा रहा था। नेड को रॉबर्ट के पहले बच्चे की भी याद थी, जो वैले में पैदा हुई एक बेटी थी जब रॉबर्ट खुद एक लड़के से थोड़ा ही बड़ा था। एक प्यारी सी बच्ची। स्टॉर्म के अंत के युवा स्वामी ने उस पर बहुत प्यार लुटाया था। वह उस बच्ची के साथ खेलने के लिए रोजाना आता था। मां में उसकी रुचि खत्म होने के बहुत बाद तक नेड को अक्सर कंपनी के लिए घसीटा जाता था, चाहे वह चाहे या न चाहे। उसे एहसास हुआ कि लड़की अब 17 या 18 साल की होगी। रॉबर्ट जब उसका पिता बना था, तब से वह उससे बड़ी थी। एक अजीब विचार। सेर्सी अपने प्रभुपति के उपहास से खुश नहीं हो सकती थी। फिर भी अंत में यह कोई मायने नहीं रखता था कि राजा के पास एक कमीना है या 100। कानून और रीति रिवाज ने नीच लोगों को बहुत कम अधिकार दिए। गेंड्री, घाटी की लड़की, स्टॉर्म के अंत का लड़का, उनमें से कोई भी रॉबर्ट के सच्चे बच्चों को धमकी नहीं दे सकता था। उसके विचारों का अंत उसके दरवाजे पर एक हल्की दस्तक से हुआ। आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया है मेरे मालिक, हार्विन ने पुकारा। वह अपना नाम नहीं बताएगा, उसे अंदर भेजो, नेड ने आश्चर्य करते हुए कहा। आगंतुक एक मोटा आदमी था, जिसने फटे, कीचड़ से सने जूते और मोटे रफसपून का भारी भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका चेहरा एक टोपी से छिपा हुआ था। उसके हाथ भारी आस्तीनों में बंधे हुए थे। आप कौन हैं? नेड ने पूछा। एक दोस्त, टोपी पहने आदमी ने अजीब धीमी आवाज में कहा। हमें अकेले में बात करनी चाहिए लॉर्ड स्टार्क। जिज्ञासा सावधानी से अधिक मजबूत थी। हार्विन, हमें छोड़ दो, उसने आदेश दिया। जब तक वे बंद दरवाजे के पीछे अकेले नहीं थे,
तब तक उसके आगंतुक ने अपना टोपी पीछे नहीं हटाया। नेड ने 2 कपों में समर वाइन भरी और एक वेरिस को थमा दी। मैं शायद आपसे 1 फुट की दूरी से भी गुजर जाता और आपको कभी पहचान नहीं पाता, उसने अविश्वास से कहा। उसने कभी भी हिजड़े को रेशम और मखमल तथा सबसे महंगे डैमास्क के अलावा किसी और पोशाक में नहीं देखा था, और इस आदमी से बकाइन की जगह पसीने की गंध आ रही थी। यह मेरी सबसे बड़ी उम्मीद थी, वेरिस ने कहा। अगर कुछ लोगों को पता चल जाए कि हमने निजी तौर पर बात की है तो यह ठीक नहीं होगा। रानी आपको ध्यान से देखती है। यह शराब बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। आप मेरे दूसरे पहरेदारों से कैसे बच गए? नेड ने पूछा। पोर्थर और केन को टॉवर के बाहर और एलन को सीढ़ियों पर तैनात किया गया था। रेड कीप के रास्ते केवल भूतों और मकड़ियों को ही पता होते हैं। वेरिस ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा मेरे स्वामी। ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। आप राजा के हाथ हैं और राजा मूर्ख है। हिजड़े की मधुर आवाज गायब हो गई थी। अब उसकी आवाज पतली और चाबुक की तरह तीखी थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दोस्त मूर्ख है, और अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो वह बर्बाद हो जाएगा। आज यह घटना बहुत करीब थी। वे हाथापाई के दौरान उसे मार डालने की उम्मीद कर रहे थे। एक पल के लिए नेड सदमे से अवाक रह गया। कौन? वेरिस ने अपनी शराब पी। अगर मुझे सच में तुम्हें यह बताना है तो तुम रॉबर्ट से भी बड़े मूर्ख हो और मैं गलत पक्ष में हूं। लैनिस्टर्स, नेड ने कहा। रानी, नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, यहां तक कि सेर्सी पर भी नहीं। उसने उसे लड़ने से मना किया था। उसने उसे उसके भाई, उसके शूरवीरों और आधे दरबार के सामने लड़ने से मना किया था। सच सच बताओ, क्या तुम राजा रॉबर्ट को हाथापाई में मजबूर करने का कोई पक्का तरीका जानते हो? मैं तुमसे पूछता हूं। नेड के पेट में एक अजीब सी बेचैनी थी। नपुंसक ने एक सच्चाई पकड़ ली थी। रॉबर्ट बैराथियन को बताओ कि वह कुछ नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यह हो गया। अगर वह लड़ता भी तो राजा पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता था? वेरिस ने कंधे उचका दिए। इस मुठभेड़ में 40 घुड़सवार थे। लैनिस्टर्स के कई दोस्त हैं। उस अराजकता के बीच घोड़ों की चीखें और हड्डियां टूट रही थीं, और थोरोस ऑफ मायर अपनी बेतुकी तलवार लहरा रहा था। अगर किसी दुर्घटनावश उसके अनुग्रह को मार दिया गया तो कौन इसे हत्या कह सकता है? वह फ्लैगन के पास गया और अपना प्याला फिर से भर लिया। काम पूरा होने के बाद हत्यारा दुहक से बेकाबू हो जाएगा। मैं लगभग उसे रोते हुए सुन सकता हूं। कितना दुखद है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि दयालु और दयालु विधवा दया करेगी, बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को अपने पैरों पर उठाएगी और उसे क्षमा के कोमल चुंबन के साथ आशीर्वाद देगी। अच्छे राजा जोफ्रे के पास उसे माफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नपुंसक ने उसके गाल को सहलाया। या शायद सेर्सी सर एलन को उसके सिर पर वार करने देगी। इस तरह से लैनिस्टर्स के लिए कम जोखिम, हालांकि उनके छोटे दोस्त के लिए काफी अप्रिय आश्चर्य। नेड ने महसूस किया कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है। आप इस साजिश के बारे में जानते थे और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैं कानाफूसी करने वालों को आदेश देता हूं, योद्धाओं को नहीं। आप मेरे पास पहले आ सकते थे। ओह हां, मैं इसे कबूल करता हूं, और आप सीधे राजा के पास भागते। हां, और जब रॉबर्ट ने अपने खतरे के बारे में सुना तो उसने क्या किया होगा? मुझे आश्चर्य है। नेड ने इस पर विचार किया। वह उन सभी को शापित कर देता और वैसे भी लड़ता, यह दिखाने के लिए कि वह उनसे नहीं डरता। वेरिस ने अपने हाथ फैलाए। मैं एक और कबूलनामा करूंगा लॉर्ड एडार्ड। मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि आप क्या करेंगे। मेरे पास क्यों नहीं आए? आप पूछते हैं और मुझे उत्तर देना होगा क्यों? क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं था मेरे प्रभु। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया? नेड स्पष्ट रूप से चकित था। रेड कीप 2 तरह के लोगों को आश्रय देता है, लॉर्ड एडार्ड, वेरिस ने कहा। जो राज्य के प्रति वफादार हैं और वे जो केवल खुद के प्रति वफादार हैं। आज सुबह तक मैं नहीं कह सकता था कि आप कौन हो सकते हैं, इसलिए मैंने देखने का इंतजार किया और अब मुझे निश्चित रूप से पता है। वह एक मोटी छोटी सी मुस्कान मुस्कुराया और एक पल के लिए उसका निजी चेहरा और सार्वजनिक मुखौटा एक हो गए। मैं समझने लगा हूं कि रानी आपसे इतना क्यों डरती है। ओह हाँ, मैं करता हूं।
आप ही वह हैं जिससे उसे डरना चाहिए, नेड ने कहा। नहीं, मैं वही हूं जो मैं हूं। राजा मेरा इस्तेमाल करता। अगर ऐसा दिन आए जब सेर्सी फुसफुसाए, उस आदमी को मार दो, इलिन पाए ने पलक झपकते मेरा सिर काट देगी, और तब बेचारे वैरीज के लिए कौन शोक मनाएगा? उत्तर या दक्षिण, वे मकड़ियों के लिए गीत नहीं गाते हैं। उसने आगे बढ़कर नेड को नरम हाथ से छुआ। लेकिन आप, लॉर्ड स्टार्क, मुझे लगता है नहीं। मुझे पता है वह आपको नहीं मारेगा, अपनी रानी के लिए भी नहीं, और यहीं हमारी मुक्ति हो सकती है। यह सब बहुत ज्यादा था। एक पल के लिए एडार्ड स्टार्क कुछ नहीं चाहता था, बस विंटरफेल लौटना चाहता था, उत्तर की स्वच्छ सादगी में, जहां दुश्मन सर्दी और दीवार के पार जंगली लोग थे। निश्चित रूप से रॉबर्ट के अन्य वफादार दोस्त हैं, उन्होंने विरोध किया। उसके भाई, उसकी पत्नी। वैरिड सर बैरिस्टन को अपना सम्मान पसंद है, ग्रैंड मास्टर पाइसेले को अपना पद पसंद है, और लिटिल फिंगर को लिटिल फिंगर पर शौर्य पसंदोष अंड है। किंग्सगार्ड एक कागज की ढाल, हिजड़े ने कहा। इतना हैरान मत होइए लॉर्ड स्टार्क, जेमे लैनिस्टर खुद व्हाइट स्वॉर्ड्स का शपथबद्ध भाई है, और हम सभी जानते हैं कि उसकी शपथ का क्या मूल्य है। वे दिन जब रयम रेडवाइन और प्रिंस एमन द ड्रैगनाइट जैसे लोग सफेद लबादा पहनते थे, अब धूल में मिल गए हैं और गाने गा रहे हैं। इन 7 में से केवल सर बैरिस्टन सेल्मी ही असली स्टील से बना है, और सेल्मी बूढ़ा है। सर बोरोस और सर मेरिन रानी के दिल के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और मुझे दूसरों पर गहरा संदेह है। नहीं मेरे प्रभु, जब तलवारें ईमानदारी से सामने आएंगी तो आप रॉबर्ट बैराथियोन के एकमात्र सच्चे दोस्त होंगे। रॉबर्ट को बताया जाना चाहिए, नेड ने कहा। यदि आप जो कहते हैं वह सच है, यदि इसका एक हिस्सा भी सच है, तो राजा को इसे स्वयं सुनना चाहिए। और हम उनके सामने क्या सबूत पेश करेंगे? उनके खिलाफ मेरे शब्द, रानी और किंग्सलेयर के खिलाफ मेरे छोटे पक्षी, उसके भाइयों और उसकी परिषद के खिलाफ, पूर्व और पश्चिम के वार्डन के खिलाफ, कैस्टरली रॉक की पूरी ताकत के खिलाफ। कृपया सर इलिन को सीधे बुलाएं, इससे हम सबका कुछ समय बच जाएगा। मुझे पता है कि वह रास्ता कहां समाप्त होता है। फिर भी यदि आप जो कहते हैं वह सच है, तो वे केवल अपना समय बिताएंगे और दूसरा प्रयास करेंगे। वास्तव में वे करेंगे, वैरीज ने कहा, और जल्द ही। मुझे डर है। आप उन्हें बहुत चिंतित कर रहे हैं लॉर्ड एडार्ड, लेकिन मेरे छोटे पक्षी सुन रहे होंगे, और हम दोनों मिलकर उन्हें रोक सकते हैं, आप और मैं। वह उठा और अपना नकाब ऊपर खींच लिया ताकि उसका चेहरा एक बार फिर छिप जाए। शराब के लिए धन्यवाद, हम फिर बात करेंगे। जब आप मुझे अगली बार परिषद में देखें तो मेरे साथ अपने अभ्यस्त तिरस्कार के साथ व्यवहार करना सुनिश्चित करें। आपको यह मुश्किल नहीं लगना चाहिए। वह दरवाजे पर था जब नेड ने पुकारा, वैरीज। हिजड़ा वापस मुड़ा। जॉन एरन की मृत्यु कैसे हुई? मुझे आश्चर्य है कि आप कब इस बारे में सोचेंगे। मुझे बताओ। लिस के आंसू, वे इसे कहते हैं, एक दुर्लभ और महंगी चीज, पानी की तरह साफ और मीठी, और यह कोई निशान नहीं छोड़ती। मैंने लॉर्ड एरन से एक चखने वाले का उपयोग करने की विनती की। इसी कमरे में मैंने उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने इसकी एक नहीं सुनी। केवल एक आदमी जो एक आदमी से कम है, वह ऐसी बात के बारे में सोच सकता है, उसने मुझे बताया। नेड को बाकी सब पता होना था। उसे जहर किसने दिया? कोई प्यारा सा दोस्त जो उसके साथ अक्सर मांस और मधु साझा करता था, इसमें कोई शक नहीं। ओह, लेकिन कौन सा? ऐसे कई थे। लॉर्ड एरन एक दयालु, भरोसेमंद आदमी थे। नपुंसक ने आह भरी। एक लड़का था, वह जो कुछ भी था, वह जॉन एरन का ऋणी था। लेकिन जब विधवा अपने घर वालों के साथ आयरी भाग गई, तो वह किंग्स लैंडिंग में रहा और समृद्ध हुआ। दुनिया में युवा को बढ़ते देखकर मेरा दिल हमेशा खुश होता है। कोड़ा फिर से उसकी आवाज में था। हर शब्द एक प्रहार था। उसने टूर्नामेंट में एक बहादुर व्यक्ति की तरह प्रदर्शन किया होगा, अपने चमकीले नए कवच में, अपने लबादे पर उन अर्धचंद्र के साथ। अफसोस है कि वह इतनी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गया, इससे पहले कि आप उससे बात कर पाते। नेड को खुद को आधा जहर लगा हुआ महसूस हुआ। स्क्वायर, उसने कहा। सर ह्यूव ऐसा क्या कर रहा था कि उन्हें उसे मारना पड़ा? सवाल पूछ रहा था, वैरीज ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। टायरियन की तरह वह भोर से पहले की ठंड में खड़ा था,
और चिगेन को अपने घोड़े को काटते हुए देख रहा था। टायरियन लैनिस्टर ने स्टार्क्स को एक और कर्ज चुकाया। जब छोटे कद के सैनिक ने अपने खाल उतारने वाले चाकू से घोड़े का पेट खोला तो शव के अंदर से भाप उठने लगी। उसके हाथ चतुराई से चल रहे थे। कभी भी कोई कट बर्बाद नहीं होता, काम जल्दी से करना पड़ता था, इससे पहले कि खून की बदबू छाया बिल्लियों को ऊंचाइयों से नीचे गिरा दे। हम में से कोई भी आज रात भूखा नहीं रहेगा, ब्रॉन ने कहा। वह खुद एक छाया के पास था, हड्डी पतली और हड्डी कठोर, काली आंखें और काले बाल और दाढ़ी के ठूंठ। हम में से कुछ हो सकते हैं, टायरियन ने उससे कहा। मुझे एक घोड़ा खाने का शौक नहीं है, खासकर मेरा घोड़ा। मांस मांस है, ब्रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा। डोथराकी को गोमांस या सुअर के मांस से ज्यादा घोड़ा पसंद है। क्या तुम मुझे डोथराकी समझते हो? टायरियन ने खींचकर पूछा। सच में डोथराकी घोड़ा खाते थे। वे विकृत बच्चों को भी जंगली कुत्तों के लिए छोड़ देते थे जो उनके खालसरों के पीछे भागते थे। मेरे भाई जैमी ने मुझे मेरे 23वें नाम दिवस पर वह घोड़ी दी थी, टायरियन ने एक सपाट आवाज में कहा। तो फिर हमारे लिए उसका शुक्रिया, अगर तुम उसे फिर कभी देखोगे। चिगेन ने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और कच्चे मांस को 2 बार में निगल लिया। स्वादिष्ट है, अगर तुम इसे प्याज के साथ भून लो तो बेहतर है, ब्रॉन ने कहा। बिना कुछ कहे टायरियन लंगड़ाता हुआ चला गया। ठंड उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई थी और उसके पैर इतने दुख रहे थे कि वह मुश्किल से चल पा रहा था। शायद उसकी मृत घोड़ी भाग्यशाली थी। उसके आगे अभी और कई घंटे थे। उसके बाद कुछ मुंह भर खाना और कठोर जमीन पर थोड़ी देर की ठंडी नींद, और फिर वही रात, और फिर एक और फिर एक और भगवान ही जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। लानत है उस पर। उसने अपने अपहरणकर्ताओं से फिर से मिलने के लिए सड़क पर संघर्ष करते हुए कहा, याद करते हुए, लानत है उस पर और सभी स्टार्क्स पर। याद अभी भी कड़वी थी। एक पल वह रात का खाना ऑर्डर कर रहा था और पलक झपकते ही वह सशस्त्र पुरुषों के एक कमरे के सामने था, जिसमें जेक तलवार के लिए हाथ बढ़ा रहा था और मोटा सराय वाला चिल्ला रहा था, कोई तलवार नहीं, यहां नहीं, कृपया महाशय। इससे पहले कि वह उन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देता, टायरियन ने जल्दी से जेक की बांह मरोड़ दी। तुम्हारा शिष्टाचार कहां है जेक? हमारी अच्छी परिचारिका ने तलवार नहीं लाने को कहा है जय। जैसा वह कहे वैसा करो। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाई, जो देखने में जितनी अजीब लग रही थी उतनी ही अजीब भी लग रही थी। आप एक दुखद गलती कर रही हैं, लेडी स्टार्क। आपके बेटे पर किसी भी हमले में मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरे सम्मान की कसम, लैनिस्टर सम्मान। उसने केवल इतना कहा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि पूरा कमरा देख सके। उसके खंजर ने ये निशान छोड़े हैं, उसे मार डालो। पीछे से एक शराबी ने फुसफुसाया और दूसरी आवाजें भी उसकी आवाज में आ गईं, उससे भी तेज, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सभी अजनबी कुछ पल पहले तक काफी मिलनसार थे और फिर भी अब वे उसके खून के लिए किसी पगडंडी पर दौड़ रहे कुत्तों की तरह चिल्ला रहे थे। टायरियन ने अपनी आवाज में कंपन को रोकने की कोशिश करते हुए जोर से कहा, अगर लेडी स्टार्क को लगता है कि मुझे कोई अपराध करना है तो मैं उसके साथ जाऊंगा और उसका उत्तर दूंगा। यही एकमात्र संभव रास्ता था। इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करना निश्चित रूप से जल्दी कब्र में जाने का निमंत्रण था। स्टार्क महिला की मदद के लिए की गई गुहार पर 1 दर्जन से ज्यादा तलवारें जवाब दे चुकी थीं। हेरेनहाल का आदमी, 3 ब्रैकियन, 2 बेस्वाद भाड़े के सैनिक जो ऐसे दिखते थे मानो थूकते ही उसे मार डालेंगे, और कुछ मूर्ख खेत के हाथ जिन्हें निस्संदेह पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। इसके विपरीत टायरियन के पास क्या था? उसकी कमर पर एक खंजर और 2 आदमी। जैक ने एक अच्छी तलवार घुमाई, लेकिन मोरेक ने मुश्किल से गिनती की। वह आधा दूल्हा, आधा रसोइया, आधा शरीर सेवक, और कोई सैनिक नहीं था। योरेन के लिए उसकी भावनाएं जो भी रही हों, काले भाइयों ने राज्य के झगड़ों में कोई हिस्सा नहीं लेने की शपथ ली थी। योरेन कुछ नहीं करेगा। और वास्तव में जब कैटलिन स्टार्क के बगल में बूढ़े शूरवीर ने कहा, उनके हथियार ले लो, तो काला भाई चुपचाप एक तरफ हट गया और भाड़े का सैनिक ब्रॉन जैक की उंगलियों से तलवार खींचने और उनके सभी खंजरों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा,
बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि आम कमरे में तनाव स्पष्ट रूप से कम हो गया। बहुत बढ़िया। टायरियन ने कर्कश आवाज पहचान ली। विंटरफेल का मास्टर एट आर्म्स, जिसकी मूंछें कटी हुई थी। मोटी सरायपाल के मुंह से लाल रंग की लार बह रही थी जब वह कैटलिन स्टार्क से विनती कर रही थी। उसे यहां मत मारो, उसे कहीं मत मारो, टायरियन ने आग्रह किया। उसे कहीं और ले जाओ, यहां कोई खून नहीं मैडम। मैं किसी बड़े लॉर्डलन के झगड़े नहीं चाहती। हम उसे विंटरफेल वापस ले जा रहे हैं, उसने कहा। और टायरियन ने सोचा, ठीक है, शायद। तब तक उसके पास कमरे पर नजर डालने और स्थिति का बेहतर अंदाजा लगाने का एक पल था। उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह से नाखुश नहीं था। ओह, स्टार्क महिला चतुर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें अपने पिता द्वारा उन लॉर्ड्स द्वारा की गई शपथों की सार्वजनिक पुष्टि करने के लिए मजबूर करें जिनकी वे सेवा करते थे, और फिर उन्हें सहायता के लिए बुलाएं। और वह एक महिला है। हाँ, यह मीठा था। फिर भी उसकी सफलता उतनी पूरी नहीं थी जितनी वह चाहती थी। उसके मोटे तौर पर हिसाब से कॉमन रूम में करीब 50 लोग थे। कैटलिन स्टार्क की दलील ने 1 दर्जन लोगों को जगा दिया था। बाकी लोग भ्रमित या डरे हुए या उदास दिख रहे थे। केवल 2 फ्रे ने ही हलचल मचाई थी, टायरियन ने देखा। और जब उनका कप्तान हिलने में विफल रहा तो वे जल्दी से वापस बैठ गए। अगर वह हिम्मत करता तो शायद मुस्कुराता। तो यह विंटरफेल है, उसने इसके बजाय कहा। यह एक लंबी यात्रा थी, जैसा कि वह अच्छी तरह से प्रमाणित कर सकता था, क्योंकि वह अभी अभी दूसरी तरफ से आया था। रास्ते में बहुत सी चीजें हो सकती थीं। मेरे पिता को आश्चर्य होगा कि मेरा क्या हुआ, उसने तलवारबाज की नजर को पकड़ते हुए कहा, जिसने अपना कमरा छोड़ने की पेशकश की थी। वह किसी भी आदमी को एक अच्छा इनाम देगा जो उसे आज यहां क्या हुआ इसके बारे में बताएगा। लॉर्ड टाइविन निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर टायरियन मुफ्त में जीत जाता है तो वह इसकी भरपाई कर देगा। सर रॉड्रिक ने अपनी महिला की ओर देखा। उसकी नजर चिंताग्रस्त थी, जैसा कि हो सकता है। उसके आदमी उसके साथ आते हैं, बूढ़े शूरवीर ने घोषणा की। और हम आप में से बाकी लोगों को धन्यवाद देंगे कि आपने यहां जो कुछ भी देखा है उसके बारे में चुप रहे। यह सब कुछ था जो टायरियन को हंसने से रोक नहीं सका। चुप, बूढ़ा मूर्ख। जब तक वह पूरी सराय नहीं ले लेता तब तक उनके चले जाने के तुरंत बाद ही बात फैलनी शुरू हो जाती। जेब में सोने का सिक्का लिए फ्री राइडर तीर की तरह कैस्टरली रॉक की ओर उड़ जाएगा। अगर वह नहीं दे तो कोई और योरेन कहानी को दक्षिण की ओर ले जाएगा। वह मूर्ख गायक इसका एक उदाहरण बना सकता है। फ्रे अपने स्वामी को वापस रिपोर्ट करेंगे और केवल देवता ही जानते हैं कि वह क्या कर सकता है। लॉर्ड वॉल्डर फ्रे ने रिवरन के प्रति शपथ ली होगी, लेकिन वह एक सतर्क व्यक्ति था जिसने यह सुनिश्चित करके लंबे समय तक जीवन जिया था कि वह हमेशा जीतने वाले पक्ष में रहे। कम से कम वह अपने पक्षियों को दक्षिण की ओर किंग्स लैंडिंग की ओर भेज देगा, और वह इससे भी अधिक साहस कर सकता है। कैटलिन स्टार्क ने समय बर्बाद नहीं किया। हमें तुरंत चलना चाहिए, हमें नए घोड़े चाहिए और सड़क के लिए प्रावधान। आप लोग जानते हैं कि आपके पास हाउस स्टार्क का शाश्वत आभार है। यदि आप में से कोई भी हमारे बंदियों की रक्षा करने और उन्हें विंटरफेल तक सुरक्षित पहुंचाने में हमारी मदद करना चाहता है तो मैं वादा करता हूं कि आपको अच्छा इनाम मिलेगा। बस इतना ही काफी था। मूर्ख आगे की ओर भागे। टायरियन ने उनके चेहरों का अध्ययन किया। उन्हें वास्तव में अच्छा इनाम मिलेगा, उसने खुद से वादा किया, लेकिन शायद उतना नहीं जितना उन्होंने कल्पना की थी। फिर भी जब वे उसे बाहर बांध रहे थे, बारिश में घोड़ों पर काठी लगा रहे थे और उसके हाथ एक मोटी रस्सी से बांध रहे थे, तब भी टायरियन लैनिस्टर वास्तव में डरा हुआ नहीं था। वे उसे कभी विंटरफेल नहीं ले जा पाएंगे, वह इस बात पर भरोसा करता। दिन के भीतर ही सवार उनके पीछे पड़ जाएंगे, पक्षी उड़ जाएंगे और निश्चित रूप से नदी के राजाओं में से कोई उसके पिता से इतना अनुग्रह प्राप्त करना चाहेगा कि उसका हाथ थाम ले। टायरियन अपनी चतुराई पर खुद को बधाई दे रहा था जब किसी ने उसकी आंखों पर हुड़ खींचकर उसे काठी पर उठा लिया। वे बारिश में तेज गति से आगे बढ़े और कुछ ही देर में टायरियन की जांघों में ऐंठन और दर्द होने लगा और उसके नितंब दर्द से कांपने लगे।
यहां तक कि जब वे सराय से सुरक्षित दूर थे और कैटलिन स्टार्क ने उन्हें धीमी गति से चलने पर मजबूर कर दिया, तब भी यह ऊबड़-खाबड़ जमीन पर एक दयनीय तेज यात्रा थी, जो उसके अंधेपन के कारण और भी बदतर हो गई थी। हर मोड़ और मोड़ पर उसे अपने घोड़े से गिरने का खतरा था। हुड ने आवाज को दबा दिया था, इसलिए वह यह नहीं समझ पाया कि उसके आसपास क्या कहा जा रहा है, और बारिश ने कपड़े को भिगोकर उसके चेहरे को चिपका दिया। यहां तक कि सांस लेना भी उसके लिए संघर्षपूर्ण हो गया। रस्सी ने उसकी कलाइयों को रगड़कर कच्चा कर दिया था और रात ढलने के साथ साथ यह और कसती जा रही थी। मैं एक गर्म आग और भुने हुए मुर्गे के पास बैठने ही वाला था और उस बेचारे गायक को अपना मुंह खोलना पड़ा। उसने दुखी मन से सोचा, बेचारा गायक उनके साथ आया था। इससे एक शानदार गीत बनाया जा सकता है और मैं ही इसे बना सकता हूं, उसने कैटलिन स्टार्क से कहा जब उसने उनके साथ सवारी करने के अपने इरादे की घोषणा की, ताकि देख सके कि शानदार साहसिक कार्य ऐसा न कैसा निकला। टायरियन ने सोचा कि क्या लड़का लैनिस्टर सवारों के उनके पास पहुंचने के बाद साहसिक कार्य को इतना शानदार समझेगा। खुरदरे हाथों ने उसे घोड़े से नीचे खींच लिया, उसकी कलाइयों को खोल दिया और उसके सिर से हुड खींच लिया। जब उसने संकरी पथरीली सड़क, चारों ओर ऊंची और जंगली पहाड़ियां और दूर क्षितिज पर बर्फ से ढकी चोटियां देखी, तो उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गईं। यह मुख्य सड़क है, उसने लेडी स्टार्क को आरोप लगाते हुए देखा। पूर्वी सड़क, तुमने कहा था कि हम विंटरफेल जा रहे हैं। कैटलिन स्टार्क ने उसे हल्की मुस्कान के साथ समर्थन दिया, अक्सर और जोर से। उसने सहमति जताई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तुम्हारे दोस्त हमारे पीछे आएंगे तो वे उसी रास्ते से जाएंगे। मैं उनकी अच्छी गति की कामना करता हूं। अब भी बहुत दिनों बाद याद ने उसे कड़वे गुस्से से भर दिया। अपने पूरे जीवन में टायरियन ने अपनी चालाकी पर गर्व किया था। देवताओं ने उसे देने के लिए एकमात्र उपहार देखा था, और फिर भी इस 7 बार शापित भेड़िया कैटलिन स्टार्क ने उसे हर मोड़ पर मात दी थी। यह ज्ञान उसके अपहरण के तथ्य से भी अधिक कष्टदायक था। वे केवल घोड़ों को खिलाने और पानी पिलाने के लिए रुके थे, और फिर वे फिर से चल पड़े। इस बार टायरियन को हुड से बचा लिया गया था। दूसरी रात के बाद उन्होंने उसके हाथ नहीं बांधे, और एक बार जब वे ऊंचाई पर पहुंच गए तो उन्होंने उसकी रक्षा करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उसके भागने का डर नहीं था, और उन्हें क्यों होना चाहिए। यहां ऊपर की जमीन कठोर और जंगली थी, और मुख्य सड़क एक पथरीले रास्ते से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर वह भागता भी तो वह अकेले और बिना किसी भोजन के कितनी दूर तक जा सकता था। छाया बिल्लियां उसे अपना निवाला बना लेती, और पहाड़ी दुर्गों में रहने वाले कबीले डाकू और हत्यारे थे, जो तलवार के अलावा किसी कानून के आगे नहीं झुकते थे। फिर भी स्टार्क महिला ने उन्हें बेरहमी से आगे बढ़ाया। वह जानता था कि वे कहां जा रहे थे। वह यह तब से जानता था जब उन्होंने उसका हुड हटाया था। ये पहाड़ हाउस एरिन के अधिकार क्षेत्र में थे, और दिवंगत हैंड की विधवा टुल्ली थी। कैटलिन स्टार्क की बहन और लैनिस्टर्स की कोई दोस्त नहीं थी। टायरियन ने लेडी लिसा को किंग्स लैंडिंग में उसके वर्षों के दौरान थोड़ा बहुत जाना था, और वह फिर से परिचित होने के लिए उत्सुक नहीं था। उसके अपहरणकर्ता मुख्य सड़क से थोड़ी दूर एक धारा के चारों ओर एकत्र थे। घोड़ों ने बर्फीले ठंडे पानी से अपना पेट भर लिया था, और चट्टान की दरारों से उगी भूरी घास के झुरमुटों पर चल रहे थे। जाइक और मोरेक उदास और दुखी होकर एक दूसरे के करीब आ गए। मोहर उनके ऊपर खड़ा था, अपने भाले पर झुक रहा था, और उसने एक गोल लोहे की टोपी पहन रखी थी, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर एक कटोरा रखा हो। पास में गायक मारेलियन अपने लकड़ी के वीणा में तेल लगाते हुए शिकायत कर रहा था कि नमी उसके तारों को क्या कर रही है। हमें थोड़ा आराम करना चाहिए मेरी महिला, हेज नाइट सर विलिस वार्ड कैटलिन स्टार्क से कह रहा था जब टायरियन उसके पास आ रहा था। वह लेडी वेंट का आदमी था, अकड़ू और स्थिर, और सराय में कैटलिन स्टार्क की मदद करने के लिए सबसे पहले उठने वाला व्यक्ति था। सर विलिस सच कह रहे हैं मेरी महिला, सर रॉड्रिक ने कहा। यह तीसरा घोड़ा है जिसे हमने खो दिया है। अगर हम लैनिस्टर से आगे निकल गए तो हम घोड़ों से ज्यादा खो देंगे, उसने उन्हें याद दिलाया। उसका चेहरा हवा से झुलस गया था और दुबला हो गया था, लेकिन उसने अपना दृढ़ संकल्प नहीं खोया था।
यहां ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, टायरियन ने कहा। महिला ने आपके विचार नहीं पूछे, बॉने, कुर्लेकेट ने कहा, जो छोटे कटे बालों वाला एक बहुत मोटा मूर्ख था और उसका चेहरा सुअर जैसा था। वह ब्रैकेंस में से एक था जो लॉर्ड जोनोस की सेवा में एक सैनिक था। टायरियन ने उनके सभी नामों को जानने का विशेष प्रयास किया था ताकि वह बाद में उनके द्वारा उसके साथ किए गए कोमल व्यवहार के लिए उनका धन्यवाद कर सके। एक लैनिस्टर हमेशा अपने कर्ज चुकाता था। कुर्लेकेट को किसी दिन यह बात पता चल जाएगी, जैसे उसके दोस्त लहेरिस और मोहर और अच्छे सर विलिस और भाड़े के सैनिक ब्रॉन और चिगेन। उसने मारिलियन के लिए एक विशेष रूप से तीखा सबक सिखाने की योजना बनाई, उसे वुडहार्प और मीठी टेनर आवाज का, जो इतनी मर्दाना ढंग से गिम्प और लिम्प के साथ इम्प को तुकबंदी करने के लिए संघर्ष कर रहा था ताकि वह इस अपमान का एक गीत बना सके। उसे बोलने दो, लेडी स्टार्क ने आदेश दिया। टायरियन लैनिस्टर एक चट्टान पर बैठ गया। अब तक हमारा पीछा नेक के पार दौड़ रहा होगा, किंग्स रोड तक तुम्हारे झूठ का पीछा करते हुए, यह मानते हुए कि कोई पीछा है जो किसी भी तरह से निश्चित नहीं है। ओह, इसमें कोई शक नहीं कि बात मेरे पिता तक पहुंच गई। लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर को अपने विकृत बेटे की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन वह अपने घर के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। यह एक क्रूर भूमि है, लेडी स्टार्क। जब तक आप घाटी तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा, और आप जो भी पहाड़ खोती हैं, वह दूसरों पर और भी बोझ डालता है। इससे भी बदतर, आप मुझे खोने का जोखिम उठाती हैं। मैं छोटा हूं और मजबूत नहीं हूं, और अगर मैं मर गया तो क्या मतलब है? यह बिल्कुल भी झूठ नहीं था। टायरियन को नहीं पता था कि वह इस गति को और कितने समय तक सहन कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि आपकी मृत्यु ही मुद्दा है, लैनिस्टर, कैटलिन स्टार्क ने उत्तर दिया। मुझे नहीं लगता, टायरियन ने कहा। यदि आप मुझे मरना चाहते थे तो आपको केवल यह शब्द कहना था, और आपके इन कट्टर दोस्तों में से कोई भी मुझे खुशी से लाल मुस्कान देता। उसने कुर्लेकेट को देखा, लेकिन वह आदमी उपहास का स्वाद चखने के लिए बहुत मंदबुद्धि था। स्टार्क अपने बिस्तर में लोगों की हत्या नहीं करते। नहीं, मैं करता हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। हत्यारे के पास तुम्हारा खंजर था। टायरियन को लगा कि उसके अंदर गर्मी बढ़ रही है। यह मेरा खंजर नहीं था, उसने जोर देकर कहा। मुझे कितनी बार इसकी कसम खानी पड़ेगी? लेडी स्टार्क, तुम मेरे बारे में जो भी सोचो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कोई मूर्ख ही एक आम पगडंडी को अपनी तलवार से लैस कर सकता है। बस एक पल के लिए उसे लगा कि उसने उसकी आंखों में संदेह की झलक देखी, लेकिन उसने जो कहा वह था, पीटर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? एक भालू जंगल में क्यों शौच करता है? उसने पूछा। क्योंकि यह उसका स्वभाव है। लिटिल फिंगर जैसे आदमी के लिए झूठ बोलना सांस लेने जितना आसान है। तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम सभी लोगों में से। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसका चेहरा कस गया। और इसका क्या मतलब है, लैनिस्टर? टायरियन ने अपना सिर हिलाया। क्यों? दरबार के हर आदमी ने उसे यह कहते हुए सुना है कि उसने तुम्हारा कौमार्य कैसे छीना, मेरी लेडी। यह झूठ है, कैटलिन स्टार्क ने कहा। ओह, दुष्ट छोटा शैतान, मारिलियन ने चौंकते हुए कहा। कुर्लेकेट ने अपना डर्क निकाला, जो काले लोहे का एक क्रूर टुकड़ा था। तुम्हारे कहने पर, मैडम, मैं उसकी झूठी जीभ को तुम्हारे पैरों पर फेंक दूंगा। उसकी सुअर जैसी आंखें संभावना से उत्साह से गीली थीं। कैटलिन स्टार्क ने अपने चेहरे पर ऐसी ठंडक के साथ टायरियन को देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पीटर बेलिश ने एक बार मुझसे प्यार किया था। वह केवल एक लड़का था। उसका जुनून हम सभी के लिए एक त्रासदी थी, लेकिन यह वास्तविक और शुद्ध था और मजाक उड़ाने लायक कुछ भी नहीं। उसे मेरा हाथ चाहिए था। यही इस मामले की सच्चाई है। तुम सच में एक दुष्ट आदमी हो, लैनिस्टर, और तुम सच में मूर्ख हो, लेडी स्टार्क। लिटिल फिंगर ने कभी भी लिटिल फिंगर के अलावा किसी से प्यार नहीं किया है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि वह तुम्हारे हाथ का घमंड नहीं करता, बल्कि तुम्हारे पके हुए स्तनों और उस मीठे मुंह और तुम्हारी टांगों के बीच की गर्मी का घमंड करता है। कुर्लेकेट ने बालों का एक मुट्ठी भर हिस्सा पकड़ा और अपने सिर को जोर से पीछे की ओर झटका दिया, जिससे उसका गला खुल गया। टायरियन ने अपनी ठुड्डी के नीचे स्टील के ठंडे चुंबन को महसूस किया। क्या मैं उसका खून बहा दूं, मेरी लेडी?
मुझे मार दो और सच्चाई मेरे साथ मर जाएगी, टायरियन ने अपने हाँफते हुए कहा। उसे बोलने दो, कैटलिन स्टार्क ने आदेश दिया। कुर्लिकेट ने अनिच्छा से टायरियन के बाल छोड़ दिए। टायरियन ने एक गहरी सांस ली। लिटिल फिंगर ने तुम्हें कैसे बताया कि मैं उसके इस खंजर के पास आया हूं? मुझे इसका जवाब दो। आपने इसे प्रिंस जोफ्रे के नाम दिवस पर टूर्नामेंट के दौरान एक शर्त में उससे जीता था। जब मेरे भाई जैमी को फूलों के शूरवीर ने घोड़े से उतार दिया था, वह उसकी कहानी थी, नहीं? यह थी। उसने स्वीकार किया। उसके माथे पर एक रेखा खिंच गई। सवार! चीख उनके ऊपर हवा से उकेरी गई रिड से आई थी। सर रॉड्रिक ने लहेरिस को सड़क देखने के लिए चट्टान की ओर चढ़ने के लिए भेजा था, जबकि वे आराम कर रहे थे। एक लंबे सेकंड के लिए कोई भी नहीं हिला। कैटलिन स्टार्क प्रतिक्रिया देने वाली पहली थी। सर रॉड्रिक, सर विलिस, घोड़े पर चढ़ो, वह चिल्लाई। अन्य घोड़ों को हमारे पीछे ले आओ। मोहर, कैदियों की रक्षा करो। हमें हथियार दो। टायरियन अपने पैरों पर उछला और उसे हाथ से पकड़ लिया। वे स्टार्क और लैनिस्टर को भी उतने ही जोश से मारेंगे जितने जोश से उन्होंने एक दूसरे को मारा था। वे खुद कैटलिन को छोड़ सकते थे। वह अभी भी बेटों को जन्म देने के लिए पर्याप्त छोटी थी। फिर भी वह हिचकिचाई। मैं उन्हें सुन सकता हूं, सर रॉड्रिक ने पुकारा। टायरियन ने सुनने के लिए अपना सिर घुमाया और वहां वे थे। घोड़ों की टाप, 1 दर्जन या उससे अधिक घोड़े पास आ रहे थे। अचानक हर कोई हिल रहा था, हथियारों के लिए पहुंच रहा था, अपने घोड़ों की ओर दौड़ रहा था। जैसे ही लारिस उछलकर नीचे की ओर खिसका, उनके चारों ओर कंकड़ बरसने लगे। वह बेदम होकर कैटलिन स्टार्क के सामने गिरा, जो एक भद्दा दिखने वाला आदमी था, जिसके जंग लगे रंग के बालों के जंगली गुच्छे एक शंक्वाकार स्टील की टोपी के नीचे से निकल रहे थे। 20 आदमी, शायद 25, उसने बेदम होकर कहा। मिल्क स्नेक या मून ब्रदर्स, मेरे अनुमान से मोहर एक चट्टान के पीछे दुबका हुआ था, दोनों हाथ लोहे की नोक वाले भाले पर, उसके दांतों के बीच खंजर। तुम गायक, सर विलिस वॉर्ड ने पुकारा, इस कवच के साथ मेरी मदद करो। मारेलियन जम गया, अपने लकड़ी के हार्प को पकड़ते हुए। उसका चेहरा दूध की तरह पीला था। लेकिन टायरियन का आदमी मोरेक जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शूरवीर को उसके कवच के साथ मदद करने के लिए आगे बढ़ा। टायरियन ने कैटलिन स्टार्क पर अपनी पकड़ बनाए रखी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने उससे कहा। हम में से 3 और चौथा आदमी हमारी रक्षा करने में बर्बाद हो गया। 4 आदमी यहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकते हैं। मुझे वचन दो कि लड़ाई खत्म होने के बाद तुम अपनी तलवारें फिर से नीचे रख दोगे। मेरा वचन। अब घोड़ों की टापें तेज हो गई थी। टायरियन ने टेढ़ी मुस्कान दी। ओह, तुमने ऐसा किया मेरी रानी, एक लैनिस्टर के रूप में, मेरे सम्मान की कसम। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उस पर थूकेगी, लेकिन इसके बजाय वह झपटी। उन्हें हथियार दो, और उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही थी। सर रॉड्रिक ने जैक को अपनी तलवार और म्यान फेंक दिया और दुश्मन से मिलने के लिए मुड़ा। मोरेक ने खुद को एक धनुष और तरकश की मदद की और सड़क के किनारे एक घुटने पर बैठ गया। वह तलवारबाज से बेहतर तीरंदाज था और ब्रॉन ने टायरियन को एक दोधारी कुल्हाड़ी देने के लिए दौड़ लगाई। मैंने कभी कुल्हाड़ी से लड़ाई नहीं की। हथियार उसके हाथों में अजीब और अपरिचित लग रहा था। कल्पना करो कि तुम लकड़ियां चीर रहे हो, ब्रॉन ने अपनी पीठ पर म्यान से अपनी तलवार निकालते हुए कहा। उसने थूका और चिगेन और सर रॉड्रिक के बगल में खड़ा हो गया। सर विलिस उनके साथ शामिल होने के लिए सवार हो गया, अपने हेलमेट, अपनी आंखों के लिए एक पतली सी दरार वाले धातु के बर्तन और एक लंबे काले रेशमी पंख को टटोलते हुए। लकड़ियां खून नहीं बहाती हैं, टायरियन ने किसी से विशेष रूप से नहीं कहा। वह बिना कवच के नंगा महसूस कर रहा था। उसने एक चट्टान की तलाश की और भागकर उस जगह पर पहुंचा जहां मारेलियन छिपा हुआ था। हटो, चले जाओ, लड़का उस पर चिल्लाया। मैं एक गायक हूं, मुझे इस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्या रोमांच के लिए तुम्हारा स्वाद खत्म हो गया है? टायरियन ने उस युवक को तब तक लात मारी जब तक वह फिसल नहीं गया, और एक पल भी देर नहीं हुई। एक दिल की धड़कन के बाद सवार उन पर थे। वहां कोई हेराल्ड नहीं था, कोई बैनर नहीं था, कोई सींग नहीं था और न ही ड्रम।
केवल मोरेक और लहरिस के धनुष की टहनियों की झनकार थी। और अचानक कबीले के लोग भोर से गरजते हुए बाहर आए। उबले हुए चमड़े और बेमेल कवच में दुबले पतले काले आदमी, चेहरे आधे हेलमेट के पीछे छिपे हुए, दस्ताने पहने, हाथों में सभी तरह के हथियार थे, लंबी तलवारें और भाले और धारदार दरांती, नुकीले क्लब और खंजर और भारी लोहे के हथौड़े। उनके सिर पर धारीदार छायादार लबादा पहने एक बड़ा आदमी सवार था, जो 2 हाथ वाली बड़ी तलवार से लैस था। सर रॉड्रिक ने चिल्लाया, विंटरफेल, और ब्रॉन और चिगेन के साथ कुछ शब्दहीन युद्ध की चीखें निकालते हुए उनसे मिलने के लिए सवार हुआ। सर विलिस वॉर्ड ने अपने सिर के चारों ओर एक नुकीला मॉर्निंग स्टार घुमाया। हार रेनहाल, उसने गाया। टायरियन को अचानक उछलने, अपनी कुल्हाड़ी लहराने और जोर से चिल्लाने की इच्छा हुई, कैस्टरली रॉक! लेकिन पागलपन जल्दी ही दूर हो गया और वह नीचे झुक गया। उसने भयभीत घोड़ों की चीखें और धातु पर धातु की टक्कर सुनी। चिगेन की तलवार एक घुड़सवार के नंगे चेहरे पर लगी और ब्रॉन ने एक बवंडर की तरह कबीले के लोगों के बीच से छलांग लगाई, दुश्मनों को दाएं और बाएं काट दिया। सर रॉड्रिक ने शैडोस्किन क्लोक में बड़े आदमी पर हमला किया। उनके घोड़े एक दूसरे के चारों ओर नाच रहे थे और वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे, जब्ताहे थे। जैक एक घोड़े पर चढ़ गया और बिना लगाम के लड़ाई में भाग गया। टायरियन ने शैडोस्किन क्लोक में आदमी के गले से एक तीर निकलते देखा। जब उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला और खुला तो केवल खून निकला। जब तक वह गिरा, सर रॉड्रिक किसी और से लड़ रहा था। अचानक मारेलियन चिल्लाया। घोड़े ने अपनी लकड़ी की वीणा से अपना सिर ढक लिया, जबकि एक घोड़ा उनकी चट्टान पर से कूद गया। टायरियन ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, क्योंकि सवार ने उन्हें वापस आने के लिए मुड़ते हुए एक नुकीला मुक्का उठाया। टायरियन ने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी घुमाई। ब्लेड ने एक मांसल धमाके के साथ हमलावर घोड़े के गले को पकड़ लिया, जो ऊपर की ओर झुका हुआ था, और टायरियन ने लगभग अपनी पकड़ खो दी, क्योंकि जानवर चीखने लगा और गिर गया। वह कुल्हाड़ी को छुड़ाने में कामयाब रहा और अनाड़ी तरीके से रास्ते से हट गया। मारेलियन कम भाग्यशाली था। घोड़ा और सवार गायक के ऊपर उलझकर जमीन पर गिर गए। टायरियन ने वापस नृत्य किया, जबकि डाकू का पैर अभी भी उसके गिरे हुए घोड़े के नीचे दबा हुआ था और कुल्हाड़ी को आदमी की गर्दन में कंधे की हड्डियों के ठीक ऊपर दबा दिया। जैसे ही उसने ब्लेड को ढीला करने के लिए संघर्ष किया, उसने मारेलियन को शवों के नीचे कराहते हुए सुना। कोई मेरी मदद करो, गायक ने हांफते हुए कहा। भगवान दया करें, मैं खून बह रहा हूं। मुझे लगता है कि यह घोड़े का खून है, टायरियन ने कहा। गायक का हाथ मृत जानवर के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आया, 5 पैरों वाली मकड़ी की तरह मिट्टी में घिसटता हुआ। टायरियन ने अपनी एड़ी को पकड़ने वाली उंगलियों पर रखा और एक संतोषजनक क्रंच महसूस किया। अपनी आंखें बंद करो और मान लो कि तुम मर चुके हो, उसने गायक को सलाह दी, इससे पहले कि वह कुल्हाड़ी उठाकर दूर चला जाए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। भोर चीख पुकार और खून की गंध से भरी हुई थी और दुनिया अराजकता में बदल गई थी। तीर उसके कान के पास से गुजरे और चट्टानों से टकराए। उसने ब्रॉन को बिना घोड़े के देखा, दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा था। टायरियन लड़ाई के किनारे पर रहा, चट्टान से चट्टान पर फिसलता रहा और गुजरते घोड़ों के पैरों को काटने के लिए छाया से बाहर निकलता रहा। उसे एक घायल कबीले का आदमी मिला और उसे मरा हुआ छोड़कर खुद को उस आदमी के आधे हेलमेट की मदद से ले गया। यह बहुत कसकर फिट हुआ, लेकिन टायरियन किसी भी तरह की सुरक्षा से खुश था। जैक को पीछे से मारा गया जब वह अपने सामने खड़े एक आदमी पर वार कर रहा था, और बाद में टायरियन कुर्लेकेट के शरीर पर ठोकर खा गया। सुअर के चेहरे को गदा से कुचल दिया गया था, लेकिन टायरियन ने उस आदमी की मृत उंगलियों से उसे निकालते समय उस गदा को पहचान लिया। वह उसे अपनी बेल्ट में घुसा रहा था, तभी उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। कैटलिन स्टार्क पहाड़ के पत्थर के चेहरे पर फंसी हुई थी। उसके चारों ओर 3 आदमी थे, एक अभी भी सवार था और बाकी 2 पैदल। उसके कटे हुए हाथों में एक खंजर अजीब तरह से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पीठ अब चट्टान की ओर थी और उन्होंने उसे 3 तरफ से घेर लिया था। उन्हें कुतिया को पकड़ने दो, टायरियन ने सोचा, और उसका स्वागत करो।
फिर भी किसी तरह वह आगे बढ़ रहा था। उसने पहले आदमी को घुटने के पीछे से पकड़ लिया, इससे पहले कि वे जानते भी कि वह वहां था, और भारी कुल्हाड़ी ने मांस और हड्डियों को सड़ी हुई लकड़ी की तरह चीर दिया। लट्ठों से खून बह रहा है, टायरियन ने मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचा, क्योंकि दूसरा आदमी उसके पास आया। टायरियन ने अपनी तलवार के नीचे झुककर कुल्हाड़ी से वार किया। वह आश्चर्यजनक आदमी पीछे की ओर लड़खड़ा गया और कैटलिन स्टार्क उसके पीछे आ गई और उसका गला घोंट दिया। घुड़सवार को कहीं और एक जरूरी काम याद आ गया और वह अचानक भाग गया। टायरियन ने चारों ओर देखा। दुश्मन सभी पराजित हो चुके थे या गायब हो चुके थे। किसी तरह लड़ाई खत्म हो गई थी जब वह नहीं देख रहा था। मरते हुए घोड़े और घायल आदमी चारों ओर पड़े थे, चीख रहे थे या कराह रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, वह उनमें से एक नहीं था। उसने अपनी उंगलियां खोली और कुल्हाड़ी को जमीन पर पटक दिया। उसके हाथ खून से चिपचिपे थे। वह शपथ ले सकता था कि वे आधे दिन से लड़ रहे थे, लेकिन सूरज बिल्कुल भी नहीं हिला था। आपकी पहली लड़ाई? ब्रॉन ने बाद में पूछा जब वह जैक के शरीर पर झुका, उसके जूते उतार रहा था। वे अच्छे जूते थे, जैसा कि लॉर्ड टाइवन के आदमियों में से एक के लिए उपयुक्त था। भारी चमड़े, तेल से सने और लचीले। ब्रॉन ने जो पहना था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। टायरियन ने सिर हिलाया। मेरे पिता को बहुत गर्व होगा, उन्होंने कहा। एक आदमी के खून से लथपथ होने के बाद एक औरत से बढ़कर कुछ नहीं, मेरी बात मानो। चिगेन ने डाकुओं की लाशों को लूटना बंद कर दिया और इतनी देर तक नाक भौं सिकोड़ते हुए अपने होंठ चाटता रहा। टायरियन ने उस ओर देखा जहां लेडी स्टार्क सर रॉड्रिक के घावों पर पट्टी बांध रही थी। अगर वह तैयार है तो मैं तैयार हूं, उसने कहा। फ्री राइडर्स हंसने लगे और टायरियन मुस्कुराया और सोचा, एक शुरुआत है। बाद में वह नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और बर्फ की तरह ठंडे पानी में अपने चेहरे से खून धोया। जैसे ही वह लंगड़ाते हुए दूसरों के पास वापस आया, उसने फिर से मारे गए लोगों पर नजर डाली। मृत कबीले के लोग दुबले पतले, फटे हाल आदमी थे। उनके घोड़े दुबले पतले और छोटे आकार के थे, जिनकी हर पसलियां दिख रही थीं। ब्रॉन और चिगेन ने जो हथियार उनके लिए छोड़े थे, वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे। मोल्स, क्लब, एक दरांती। उसे शैडोस्किन क्लोक में वह बड़ा आदमी याद आया जिसने सर रॉड्रिक के साथ 2 हाथ वाली बड़ी तलवार से द्वंद्व किया था। लेकिन जब उसने उसकी लाश को पथरीली जमीन पर बिखरा हुआ पाया, तो वह आदमी इतना बड़ा नहीं था। क्लोक गायब था और टायरियन ने देखा कि ब्लेड बुरी तरह से खरोंचदार था। इसके सस्ते स्टील पर जंग के धब्बे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कबीले के लोगों ने 9 शव जमीन पर अमायके छोड़ दिए थे। उनके पास केवल 3 मृत थे, लॉर्ड ब्रेकन के 2 सैनिक कुर्लेकेट और मोहर, और उसका अपना आदमी जैक, जिसने अपने नंगे पैर हमले के साथ इतना साहसिक प्रदर्शन किया था। अंत तक मूर्ख, टायरियन ने सोचा। लेडी स्टार्क, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से आगे बढ़ें, सर विलिस वॉर्ड ने कहा। उसकी आंखें उसके हेलमेट में छेद के माध्यम से सावधानी से रिस्टॉप्स को स्कैन कर रही थीं। हमने उन्हें फिलहाल भगा दिया, लेकिन वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। हमें अपने मृतकों को दफनाना होगा सर विलिस, उसने कहा। ये बहादुर लोग थे। मैं उन्हें कौवों और छाया बिल्लियों के भरोसे नहीं न छोड़ूंगा। यह मिट्टी खोदने के लिए बहुत पथरीली है, सर विलिस ने कहा। फिर हम पत्थर इकट्ठा करेंगे। जितने पत्थर तुम चाहो इकट्ठा करो, ब्रॉन ने उससे कहा, लेकिन यह मेरे या चीगेन के बिना करो। मेरे पास मरे हुए लोगों पर पत्थर ढेर करने से बेहतर काम है। एक तो सांस लेते हुए उसने बचे हुए लोगों को देखा। तुम में से जो भी रात होने पर जीवित रहने की उम्मीद करता है, हमारे साथ चलो। मेरी महिला, मुझे डर है कि वह सच बोल रहा है, सर रॉड्रिक ने थके हुए स्वर में कहा। बूढ़ा शूरवीर लड़ाई में घायल हो गया था। उसके बाएं हाथ में एक गहरा घाव था और एक भाला उसकी गर्दन को छू गया था और उसकी उम्र का पता चल रहा था। अगर हम यहां रुक गए, वे निश्चित रूप से फिर से हम पर हमला करेंगे और हम दूसरे हमले में जीवित नहीं बच पाएंगे। टायरियन कैटलिन के चेहरे पर गुस्सा देख सकता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो फिर भगवान हमें क्षमा करें, हम तुरंत सवारी करेंगे। अब घोड़ों की कोई कमी नहीं थी। टायरियन ने अपनी काठी जैक के धब्बेदार बधिया घोड़े पर रख दी, जो कम से कम अगले 3 या 4 दिनों तक टिकने के लिए काफी मजबूत लग रहा था।
वह सवार होने ही वाला था कि लारिस आगे आया और बोला, मैं अब वह डर्क ले लूंगा, बोना, उसे रखने दो। कैटलिन स्टार्क ने अपने घोड़े से नीचे देखा और देखें कि उसके पास उसकी कुल्हाड़ी भी वापस है। अगर हम पर फिर से हमला हुआ तो हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। आपको मेरा धन्यवाद महिला, टायरियन ने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा। उन्हें बचाओ, उसने रूखेपन से कहा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी कलाइयों को बांधकर और सिर पर हुड़ खींचकर यात्रा शुरू की थी, और उसने तय किया कि यह निश्चित रूप से एक सुधार था। लेडी स्टार्क अपना भरोसा बनाए रख सकती थी। जब तक वह कुल्हाड़ी को अपने पास रख सकता था, वह खुद को खेल में आगे मानता था। सर विलिस वोर्ड ने उनका नेतृत्व किया। ब्रॉन ने पीछे से गाड़ी ली। लेडी स्टार्क बीच में सुरक्षित थी। सर रॉड्रिक उसके बगल में एक छाया की तरह था। मारिलियन टायरियन को उदास नजरों से देखता रहा जब वे आगे बढ़ रहे थे। गायक ने कई पसलियां, अपना लकड़ी का हार्प और अपने बजाने वाले हाथ की चारों उंगलियां तोड़ दी थीं। फिर भी दिन उसके लिए बहुत नुकसानदेह नहीं था। कहीं न कहीं उसने एक शानदार छायादार लबादा हासिल कर लिया था, सफेद धारियों से कटी मोटी काली फर। वह चुपचाप उसकी तहों के नीचे दुबका हुआ था और एक बार के लिए उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने आधे मील जाने से पहले अपने पीछे छायादार बिल्लियों की गहरी दहाड़ सुनी और बाद में उन जानवरों की जंगली गुर्राहट सुनी जो अपने पीछे छोड़ी गई लाशों पर लड़ रहे थे। मारिलियन का चेहरा पीला पड़ गया। टायरियन उसके बगल में दौड़ा। क्रेवेन, उसने कहा, रेवेन के साथ अच्छी तुकबंदी करता है। उसने अपने घोड़े को लात मारी और गायक को पीछे छोड़ते हुए सर रॉड्रिक और कैटलिन स्टार्क के पास चला गया। उसने उसे देखा। उसके होंठ आपस में कसकर चिपके हुए थे। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हमें इतनी बेरहमी से बाधित किया गया था, टायरियन ने शुरू किया। लिटिल फिंगर की कहानी में एक गंभीर दोष है। आप मेरे बारे में जो भी माने, लेडी स्टार्क, मैं आपसे यह वादा करता हूं, मैं अपने परिवार के खिलाफ कभी शर्त नहीं लगाता। टी आर्या, एक कान वाला काला टॉम, अपनी पीठ को मोड़कर उस पर फुफकारता हुआ बोला। आर्या गली से नीचे चली गई, अपने नंगे पैरों की गेंदों पर हल्के से संतुलित होकर, अपने दिल की धड़कन को सुनते हुए धीमी गहरी सांसें लेती हुई। एक छाया की तरह शांत, उसने खुद से कहा, एक पंख की तरह हल्का। बिलाव ने उसे आते देखा। उसकी आंखें सतर्क थीं। बिल्लियों को पकड़ना मुश्किल था। उसके हाथ आधे ठीक खरोंचों से ढके हुए थे और दोनों घुटनों पर पपड़ी थी जहां उसने उन्हें लुढ़कते हुए कच्चा कर दिया था। पहले तो रसोइये की मोटी बिल्ली भी उससे बच निकली थी, लेकिन सिरियो ने उसे दिन रात इसी काम में लगा रखा था। जब वह खून से लथपथ हाथों से उसके पास दौड़ी थी तो उसने कहा था, इतनी धीमी, जल्दी करो लड़की, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें खरोंच से भी ज्यादा कुछ देंगे। उसने उसके घावों पर मिर्च की आग से मरहम लगाया था, जो इतनी बुरी तरह जौ से जल रही थी कि उसे चीखने से बचने के लिए अपने होंठ काटने पड़े। फिर उसने उसे और बिल्लियों के पीछे भेजा। रेड कीप बिल्लियों से भरा हुआ था। आलसी बूढ़ी बिल्लियां धूप में ऊँघ रही थीं। ठंडी आंखों वाले चूहे अपनी दुम हिला रहे थे। सुइयों जैसे पंजों वाले फुर्तीले छोटे बिल्ली के बच्चे, कंघी की हुई और भरोसेमंद महिलाओं की बिल्लियां, कूड़े के ढेर पर मंडराती हुई खुरदरी परछाइयां। एक एक करके आर्या ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़कर गर्व से सिरियो फोरेल के पास ले आई, सिवाय इस एक के एक कान वाला काला शैतान बिलाव। वही इस महल का असली राजा है। सोने के लबादों में से एक ने उससे कहा था, पाप से भी पुराना और दुगुना दुष्ट। एक बार राजा रानी के पिता को दावत दे रहा था और वह काला कमीना मेज पर उछला और लॉर्ड टाइविन की उंगलियों से भुना हुआ बटेर छीन लिया। रॉबर्ट इतना हंसा कि वह फूट पड़ा। तुम उससे दूर रहो बच्ची। वह उसे महल के आधे रास्ते तक दौड़ा चुका था। 2 बार हाथ की मीनार के चारों ओर, भीतरी बेली के पार, अस्तबल के माध्यम से सरपीली सीढ़ियों से नीचे, छोटी रसोई और सुअर के बाड़े और सोने के लबादों की बैरकों के पीछे, नदी की दीवार के आधार के साथ और अधिक सीढ़ियों से ऊपर और गद्दार के रास्ते पर आगे पीछे और फिर से नीचे और एक गेट के माध्यम से और एक कुएं के चारों ओर और अजीब इमारतों के अंदर और बाहर, जब तक आर्या को पता नहीं चला कि वह कहां है। अब आखिरकार वह उसके पास थी। दोनों तरफ ऊंची दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थीं और आगे पत्थरों का एक खाली खिड़की रहित ढेर था।
एक छाया की तरह शांत और सिपाता। उसने आगे बढ़ते हुए दोहराया, एक पंख की तरह हल्का। जब वह उससे 3 कदम दूर थी तो बिलाव भाग गया। बाएं फिर दाएं वह गया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और जोर से हंसते हुए घूम गई, जबकि उसके पंजे उसके चमड़े के जैकेट के सामने की ओर जा रहे थे। बहुत तेजी से उसने उसे आंखों के बीच चूमा और उसके पंजे उसके चेहरे को छूने से पहले ही अपना सिर पीछे खींच लिया। बिलाव चिल्लाया और थूका, वह उस बिल्ली के साथ क्या कर रहा है? चौंक कर आर्य ने बिल्ली को नीचे गिरा दिया और आवाज की ओर घूम गई। पलक झपकते ही बिलाव भाग गया। गली के अंत में सुनहरे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी, जो नीले साटन में एक गुड़िया की तरह सुंदर कपड़े पहने हुए थी। उसके बगल में एक मोटा सा गोरा लड़का था, जिसके डबलट के सामने मोतियों से सिलकर एक उछलता हुआ हिरण था और उसकी कमर पर एक छोटी तलवार थी। राजकुमारी मायरसेला और राजकुमार टॉमन, आर्य ने सोचा। एक सेप्टा जो एक ड्राफ्ट घोड़े जितना बड़ा था, उनके ऊपर मंडरा रहा था और उसके पीछे लाल रंग के लबादे में 2 बड़े आदमी। लैनिस्टर हाउस गार्ड। तुम उस बिल्ली के साथ क्या कर रहे थे लड़के? मिर्सेला ने फिर से सख्ती से पूछा। अपने भाई से उसने कहा, वह एक फटा हुआ लड़का है ना? उसे देखो। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक फटा हुआ गंदा बदबूदार लड़का। टॉमन ने सहमति जताई। वे मुझे नहीं जानते। आर्या को एहसास हुआ, वे यह भी नहीं जानते कि मैं एक लड़की हूं। कोई आश्चर्य नहीं। वह नंगे पांव और गंदी थी। उसके बाल महल में लंबी दौड़ से उलझे हुए थे। बिल्ली के पंजों से फटी हुई जर्किन और खुजली वाले घुटनों के ऊपर से कटी हुई भूरे रंग की खुरदरी पैंट पहने हुए। जब आप बिल्लियों को पकड़ रहे होते हैं तो आप स्कर्ट और रेशमी कपड़े नहीं पहनते। जल्दी से उसने अपना सिर नीचे किया और एक घुटने पर बैठ गई। शायद वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। अगर वे पहचान लेते तो वह इसका अंत कभी नहीं सुन पाती। सेप्टा मोर्डेन शर्मिंदा हो जाती और शर्म के मारे सांसा उससे फिर कभी बात नहीं करती। बूढ़ा मोटा सेप्टा आगे बढ़ा। लड़के, तुम यहां कैसे आए? महल के इस हिस्से में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम इस तरह के लोगों को बाहर नहीं रख सकते, लाल लबादों में से एक ने कहा, जैसे चूहों को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हो। तुम किसके हो लड़के? गॉडविन, उसे यहां लाओ, सेप्टा ने कहा। गार्डों में सबसे लंबा आदमी गली से नीचे उतरना शुरू कर दिया। घबराहट ने उसके गले को किसी दानव के हाथ की तरह जकड़ लिया। अगर आर्या की जान पर बन आती तो वह बोल नहीं पाती। शांत पानी की तरह शांत, उसने चुपचाप मुंह बनाया। जैसे ही गॉडविन उसके पास पहुंचा, आर्या हिल गई, सांप की तरह तेज। वह अपनी बाईं ओर झुक गई, उसकी उंगलियों को अपनी बांह पर छूने दिया। उसके चारों ओर घूमती रही, गर्मियों के रेशम की तरह चिकनी। जब तक वह मुड़ा, वह गली से नीचे भाग रही थी, हिरण की तरह तेज। सेप्टा उस पर चीख रहा था। आर्या संगमरमर के स्तंभों की तरह मोटी और सफेद टांगों के बीच से फिसली, अपने पैरों से बंधी, प्रिंस टॉमन से टकराई और उसके ऊपर से कूद गई। जब वह जोर से बैठ गया और उफ्स यस कहा, दूसरे गार्ड से दूर घूम गई और फिर वह उन सभी को पीछे छोड़ गई। पूरी ताकत से भाग रही थी। उसने चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर तेज कदमों की आवाज उसके पीछे आ रही थी। वह गिर गई और लुढ़क गई। लाल लबादा लड़खड़ाते हुए उसके पास से गुजरा। आर्या अपने पैरों पर वापस उछली। उसने अपने ऊपर एक खिड़की देखी, ऊंची और संकरी, बमुश्किल एक तीर के छेद से ज्यादा। आर्या ने छलांग लगाई, खिड़की की चौखट को पकड़ा, खुद को ऊपर खींचा। उसने अपनी सांस रोक ली और अंदर घुस गई, एक मछली की तरह फिसलन भरी। एक चौंकी हुई महिला के सामने फर्श पर गिरते हुए वह उछली, अपने कपड़ों से घास झाड़कर फिर से चल पड़ी। दरवाजे से बाहर और एक लंबे हॉल से होते हुए, एक सीढ़ी से नीचे, एक छिपे हुए आंगन में, एक कोने के आसपास और एक दीवार के ऊपर और एक छोटी संकरी खिड़की से एक गहरे अंधेरे तहखाने में। आवाजें उसके पीछे और दूर होती जा रही थीं। आर्या की सांस फूल रही थी और वह पूरी तरह से खोई हुई थी। अगर वे उसे पहचान लेते तो वह अब मुश्किल में पड़ जाती।
लेकिन उसे नहीं लगता था कि उन्होंने उसे पहचान लिया है। वह बहुत तेज चल रही थी, हिरण की तरह तेज। वह एक नम पत्थर की दीवार के सामने अंधेरे में बैठ गई और पीछा करने वालों की आवाज सुनने लगी। लेकिन एकमात्र आवाज उसके अपने दिल की धड़कन और दूर से पानी की बूंदें थीं। एक छाया की तरह शांत, उसने खुद से कहा। वह सोच रही थी कि वह कहां है। जब वे पहली बार किंग्स लैंडिंग में आए थे तो उसे महल में खो जाने के बुरे सपने आते थे। पिता ने कहा कि रेड कीप विंटरफेल से छोटा था, लेकिन उसके सपनों में यह बहुत बड़ा था। एक अंतहीन पत्थर की भूल भुलैया जिसकी दीवारें उसके पीछे हिलती और बदलती रहती थीं। वह खुद को धुंधले गलियारों में फीके टेपेस्ट्री से गुजरते हुए, अंतहीन गोलाकार सीढ़ियों से उतरते हुए, आंगनों या पुलों से गुजरते हुए पाती। उसकी चीखें अनुत्तरित गूंजती रहती। कुछ कमरों में लाल पत्थर की दीवारों से खून टपकता हुआ प्रतीत होता था और उसे कहीं भी खिड़की नहीं मिलती थी। कभी कभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती, लेकिन हमेशा बहुत दूर से, और चाहे वह उसके पीछे कितनी भी भागती, वह धीरे धीरे कम होती जाती, जब तक कि वह गायब नहीं हो जाती और आर्या अंधेरे में अकेली रह जाती। उसे एहसास हुआ कि अभी बहुत अंधेरा था। उसने अपने नंगे घुटनों को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया और कांप उठी। वह चुपचाप प्रतीक्षा करती और 10,000 तक गिनती करती। तब तक उसके लिए वापस बाहर आना और घर का रास्ता ढूंढना सुरक्षित हो जाता। जब तक वह 80-7 पर पहुंचती, तब तक कमरे में उजाला होने लगा था, क्योंकि उसकी आंखें कालेपन के साथ तालमेल बिठा चुकी थीं। धीरे धीरे उसके चारों ओर की आकृतियां आकार लेने लगीं। बड़ी बड़ी खाली आंखें उसे अंधेरे में भूखी निगाहों से घूर रही थीं और उसे धुंधले ढंग से लंबे दांतों की दांतेदार परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वह गिनती भूल गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ काट लिए और डर को दूर भगा दिया। जब उसने फिर से देखा तो राक्षस चले गए थे। कभी नहीं गए होंगे। उसने बहाना किया कि सिरियो अंधेरे में उसके बगल में था, उसके कान में फुसफुसा रहा था, शांत पानी की तरह। उसने खुद से कहा, एक भालू की तरह मजबूत, एक वुल्वरिन की तरह भयंकर। उसने फिर से अपनी आंखें खोली। राक्षस अभी भी वहां थे, लेकिन डर चला गया था। आर्या अपने पैरों पर खड़ी हो गई, सावधानी से चलती हुई। उसके चारों ओर सिर थे। उसने एक को छुआ, उत्सुकता से सोच रही थी कि क्या यह असली है। उसकी उंगलियों ने एक बड़े जबड़े को छुआ। यह काफी असली लगा। हड्डी उसके हाथ के नीचे चिकनी थी, छूने पर ठंडी और कठोर। उसने अपनी उंगलियों को एक दांत पर चलाया। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी खाली आंखें उसे अंधेरे में देख रही थीं, और उस धुंधले गुफानुमा कमरे में कुछ ऐसा था जो उसे पसंद नहीं करता था। वह खोपड़ी से दूर हो गई और दूसरी खोपड़ी में घुस गई, जो पहले से बड़ी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके दांत उसके कंधे में गड़ रहे हैं, जैसे कि वह उसके मांस को काटना चाहता हो। आर्या घूमी, चमड़े को पकड़ते और फाड़ते हुए महसूस किया, जैसे कि एक विशाल नुकीले दांत ने उसके कुर्ते को काटा हो, और फिर वह भाग रही थी। एक और खोपड़ी आगे मंडरा रही थी, सबसे बड़ा राक्षस, लेकिन आर्या ने भी गति नहीं पकड़ी। वह तलवारों जितनी लंबी काले दांतों की एक पंक्ति पर कूद गई, भूखे जबड़ों से टकराई और खुद को दरवाजे से टकराया। उसके हाथों ने लकड़ी में एक भारी लोहे की अंगूठी पाई और उसने उसे खींच लिया। दरवाजा एक पल के लिए रुका, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अंदर की ओर झूलने लगे, एक ऐसी तेज आवाज के साथ जो आर्या को यकीन था कि पूरे शहर में सुनी जा सकती है। उसने दरवाजा इतना खोला कि वह फिसल कर बाहर दालान में जा सके। अगर राक्षसों वाला कमरा अंधेरा होता तो हॉल 7 नरकों में सबसे काला गड्ढा होता। शांत पानी की तरह शांत, आर्य ने खुद से कहा। लेकिन जब उसने अपनी आंखों को समायोजित करने के लिए एक पल दिया, तब भी देखने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस दरवाजे की अस्पष्ट धूसर रूपरेखा के जिससे वह आई थी। उसने अपने चेहरे के सामने अपनी उंगलियां हिलाईं, हवा को हिलते हुए महसूस किया। कुछ भी नहीं देखा। वह अंधी थी। एक जल नर्तकी अपनी सभी इंद्रियों से देखती है, उसने खुद को याद दिलाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को 1 2 3 पर स्थिर किया। शांति में डूबी।
अपने हाथों को आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके बाईं ओर खुरदरे अधूरे पत्थर से टकराईं। वह दीवार के साथ चली, उसका हाथ सतह पर सरक रहा था, अंधेरे में छोटे छोटे सरकते कदम उठा रहा था। सभी हॉल कहीं न कहीं ले जाते हैं। जहां से अंदर जाने का रास्ता है, वहां से निकलने का भी रास्ता है। डर तलवारों से भी गहरा काटता है। आर्या डरती नहीं। ऐसा लगा जैसे वह बहुत दूर चली गई थी जब दीवार अचानक खत्म हो गई और ठंडी हवा का एक झोंका उसके के गाल के पास से गुजरा। एक टिमटिमाती रोशनी दीवार को हल्के से छू रही थी और उसने देखा कि वह एक बड़े काले कुएं के ऊपर खड़ी है, जिसकी शाफ्ट 20 फीट चौड़ी है और जो धरती में गहराई तक धंसी हुई है। घुमावदार दीवारों में सीढ़ियों के रूप में बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे, जो नीचे और नीचे चक्कर लगा रहे थे। नरक की सीढ़ियों की तरह अंधेरे, जिसके बारे में ओल्ड नान उन्हें बताया करती थी। और अंधेरे से धरती की आंतों से कुछ निकल रहा था। आर्या ने किनारे पर झांका और अपने चेहरे पर ठंडी काली सांस महसूस की। बहुत नीचे उसने एक मशाल की रोशनी देखी जो मोमबत्ती की लौ जितनी छोटी थी। उसने 2 पुरुषों को पहचाना। उनकी परछाइयां कुएं के किनारों पर रेंग रही थीं, विशालकाय लोगों की तरह लंबी। वह उनकी आवाजें सुन सकती थी जो शाफ्ट तक गूंज रही थीं। एक कमीना मिल गया, एक ने कहा। बाकी जल्द ही आ जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, एक पखवाड़ा। और जब उसे सच्चाई पता चलेगी, वह क्या करेगा? एक दूसरी आवाज ने मुक्त शहरों के तरल लहजे में पूछा। केवल भगवान ही जानते हैं, पहली आवाज ने कहा। आर्या मशाल से धुएं का एक गुबार उठता हुआ देख सकती थी, जो सांप की तरह तड़प रहा था। मूर्खों ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की, और इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने इसे एक तमाशा बना दिया। वह ऐसा आदमी नहीं है जो इसे एक तरफ रख दे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, भेड़िया और शेर जल्द ही एक दूसरे के गले पर होंगे, चाहे हम चाहें या न चाहें। बहुत जल्दी, उच्चारण वाली आवाज ने शिकायत की। अब युद्ध का क्या फायदा? हम तैयार नहीं हैं। देरी करो। साथ ही मुझे समय रोकने के लिए कहो। क्या तुम मुझे जादूगर समझते हो? दूसरा हंसा। कम नहीं। लपटें ठंडी हवा को चाट रही थीं। लंबी परछाइयां लगभग उसके ऊपर थीं। एक पल बाद मशाल पकड़े हुए आदमी उसकी नजर में आया। उसके बगल में उसका साथी था। आर्या कुएं से दूर रेंगती हुई वापस आई, अपने पेट के बल गिर गई और खुद को दीवार से सटा लिया। जब आदमी सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो उसने अपनी सांस रोक ली। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? मशालवाहक ने पूछा। चमड़े की आधी टोपी पहने एक मोटा आदमी, भारी बूटों में भी उसके पैर जमीन पर बिना आवाज के सरकते हुए लग रहे थे। एक गोल दागदार चेहरा और उसकी स्टील की टोपी के नीचे काली दाढ़ी दिख रही थी, और उसने उबले हुए चमड़े के ऊपर कवच पहना हुआ था और उसकी बेल्ट पर एक डर्क और शॉर्ट स्वॉर्ड। ऐसा लग रहा था कि आर्या को उसमें कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना सा लग रहा था। अगर एक हाथ मर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? उच्चारण और कांटेदार पीली दाढ़ी वाले आदमी ने जवाब दिया। तुमने पहले भी यह नृत्य किया है मेरे दोस्त। वह ऐसा कोई नहीं था जिसे आर्या ने पहले कभी देखा था। उसे इस बात का यकीन था। बेहद मोटा, फिर भी वह हल्के से चलता हुआ लग रहा था, अपना वजन अपने पैरों की एड़ियों पर उठाए हुए, जैसे कोई जल नर्तक चलता है। उसकी अंगूठियां टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं, लाल सोने और हल्के चांदी की, माणिक, नीलम, पीली बाघ की आंखों से जड़ी हुई। हर उंगली में एक अंगूठी थी, कुछ में 2 थीं। पहले अब नहीं है, और यह हाथ दूसरा नहीं है। जख्मी आदमी ने हॉल में बाहर निकलते हुए कहा। शायद ऐसा ही हो, कांटेदार दाढ़ी वाले ने उत्तर दिया, लंबी चढ़ाई के बाद अपनी सांस को थामने के लिए रुकते हुए। फिर भी हमारे पास समय होना चाहिए। राजकुमारी गर्भवती है। खल तब तक खुद को नहीं हिलाएगा जब तक उसका बेटा पैदा नहीं हो जाता। आप जानते हैं कि वे कैसे हैं, ये जंगली लोग। मशाल वाले आदमी ने किसी चीज को धक्का दिया। आर्या ने एक गहरी गड़गड़ाहट सुनी। मशाल की रोशनी में लाल रंग का एक बड़ा पत्थर छत से नीचे एक जोरदार धमाके के साथ गिरा, जिससे वह लगभग चिल्ला उठी। जहां कुएं का प्रवेश द्वार था, वहां पत्थर के अलावा कुछ नहीं था, ठोस और अखंड। अगर वह जल्दी ही खुद को नहीं हिलाता है तो बहुत देर हो सकती है।
स्टील की टोपी वाले मोटे आदमी ने कहा। यह अब दो खिलाड़ियों का खेल नहीं है, अगर कभी था। स्टैनिस बैराथियोन और लिसा एरिन मेरी पहुंच से बाहर भाग गए हैं और फुसफुसाहट कहती है कि वे अपने चारों ओर तलवारें इकट्ठा कर रहे हैं। फूलों का शूरवीर हाईगार्डन को लिखता है, अपने स्वामी पिता से अपनी बहन को अदालत में भेजने का आग्रह करता है। लड़की 14 साल की एक नौकरानी है, प्यारी और सुंदर और विनम्र, और लॉर्ड रेनली और सर लोरस का इरादा है कि रॉबर्ट उसके साथ सोए, उससे शादी करे और एक नई रानी बनाए। लिटिल फिंगर, भगवान ही जानते हैं कि लिटिल फिंगर क्या खेल खेल रही है। फिर भी लॉर्ड स्टार्क ही है जो मेरी नींद में खलल डालता है। उसके पास कमीना है, उसके पास किताब है और जल्द ही उसके पास सच्चाई होगी। और अब उसकी पत्नी ने लिटिल फिंगर के हस्तक्षेप के कारण टायरियन लैनिस्टर का अपहरण कर लिया है। लॉर्ड टाइविन इसे एक अपमान के रूप में लेंगे और जैमी को इम्प के लिए एक अजीब सा लगाव है। यदि लैनिस्टर उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यह टुल्ली को भी साथ लाएगा। देर करो, तुम कहते हो। जल्दी करो, मैं जवाब देता हूं। यहां तक कि सबसे बेहतरीन जादूगर भी 100 गेंदों को हमेशा हवा में नहीं रख सकता। तुम एक जादूगर से बढ़कर हो पुराने दोस्त, तुम एक सच्चे जादूगर हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपना जादू कुछ और समय तक चलाओ। वे आर्या की दिशा में हॉल से नीचे जाने लगे, राक्षसों वाले कमरे से गुजरते हुए। मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, मशाल वाले ने धीरे से कहा। मेरे पास सोना और 50 और पक्षी होने चाहिए। उसने उन्हें बहुत आगे जाने दिया, फिर उनके पीछे रेंगती हुई चली गई, छाया की तरह शांत। इतने सारे, जैसे जैसे रोशनी उसके आगे कम होती गई, आवाजें कम होती गईं। जिनकी तुम्हें जरूरत है उन्हें पाना मुश्किल है। इतने छोटे उनके अक्षर जानने के लिए शायद बड़े इतनी आसानी से नहीं मरते। नहीं, छोटे सुरक्षित हैं, उनके साथ धीरे से पेश आओ। अगर वे अपनी जुबान बंद रखें, जोखिम। उनकी आवाजें धीमी पड़ जाने के काफी समय बाद भी आर्या मशाल की रोशनी देख सकती थी। एक धुआंधार तारा जो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। 2 बार ऐसा लगा कि वह गायब हो गई है, लेकिन वह सीधी चलती रही और दोनों बार उसने खुद को खड़ी संकरी सीढ़ियों के शीर्ष पर पाया। मशाल उसके बहुत नीचे चमक रही थी। वह उसके पीछे तेजी से नीचे और नीचे गई। एक बार वह एक चट्टान से टकराई और दीवार से टकरा गई और उसके हाथ को लकड़ियों के सहारे कच्ची धरती मिली, जबकि इससे पहले सुरंग को पत्थर से तैयार किया गया था। वह उनके पीछे मीलों तक रेंगती रही होगी। अंत में वे चले गए, लेकिन आगे जाने के अलावा कोई जगह नहीं थी। अंत में वह बदबूदार पानी में घुटनों तक डूबी हुई थी। वह चाहती थी कि वह भी सिरियों की तरह पानी पर नाच सके और सोच रही थी कि क्या वह कभी फिर से रोशनी देख पाएगी। जब आर्या रात की हवा में निकली तो पूरा अंधेरा था। उसने खुद को एक सीवर के मुहाने पर खड़ा पाया जहां से वह नदी में गिरता था। वह इतनी बदबूदार थी कि उसने वहीं कपड़े उतार दिए और गहरे काले पानी में गोता लगाते हुए उसने अपने गंदे कपड़े नदी के किनारे गिरा दिए। वह तब तक तैरती रही जब तक उसे साफ महसूस नहीं हुआ और कांपते हुए रेंगती हुई बाहर निकली। जब आर्या अपने कपड़े धो रही थी तो कुछ सवार नदी के रास्ते से गुजरे, लेकिन अगर उन्होंने दुबली पतली नग्न लड़की को चांद की रोशनी में अपने चिथड़े साफ करते देखा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वह महल से मीलों दूर थी, लेकिन किंग्स लैंडिंग में कहीं से भी आपको केवल एगॉन की पहाड़ी पर लाल किले को देखने की जरूरत थी, इसलिए उसके रास्ता भटकने का कोई खतरा नहीं था। जब तक वह गेट हाउस पहुंची तब तक उसके कपड़े लगभग सूख चुके थे। पोर्टकुलिस नीचे था और गेट बंद थे, इसलिए वह पीछे के दरवाजे की ओर मुड़ी। जब उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो पहरेदारों ने उपहास किया। चले जाओ, एक ने कहा। रसोई के कचरे चले गए हैं और हम अंधेरे के बाद भीख नहीं मांगेंगे। मैं भिखारी नहीं हूं, उसने कहा, मैं यहां रहती हूं। मैंने कहा चले जाओ। क्या तुम्हें सुनने में मदद के लिए कान पर किसी थपकी की जरूरत है? मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। मैं खुद रानी को चोदना चाहता हूं, इससे मुझे बहुत फायदा होगा, छोटे ने कहा। बड़े ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तुम्हारा यह पिता कौन है बेटा? शहर का चूहा पकड़ने वाला। राजा का हाथ, आर्य ने उससे कहा। दोनों आदमी हंसे।
लेकिन फिर बड़े ने अपनी मुट्ठी उस पर घुमाई लापरवाही से, जैसे कोई आदमी कुत्ते को मारता है। आर्या ने वार शुरू होने से पहले ही उसे आते हुए देख लिया। वह बिना छुए रास्ते से हट गई। मैं लड़का नहीं हूं, उसने उन पर थूका। मैं विंटरफेल की आर्या स्टार्क हूं, और अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे भगवान पिता तुम दोनों के सिर को कीलों से फोड़ देंगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो टॉवर ऑफ द हॉलेस हैंड से जॉरी कैसल या वेयोन पूल को बुलाओ। उसने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे। अब तुम गेट खोलने जा रहे हो, या क्या आपको सुनने में मदद के लिए कान पर जोर देने की जरूरत है? जब हार्विन और फैट टॉम उसे अंदर ले गए, तब उसके पिता सोलर में अकेले थे। उनकी कोहनी पर एक तेल का दीपक धीरे धीरे चमक रहा था। वह आर्या द्वारा देखी गई सबसे बड़ी पुस्तक पर झुके हुए थे, एक बड़ी मोटी किताब जिसमें फटे हुए पीले पन्नों पर कर्कश लिपि थी, जो फीके चमड़े के कवर के बीच बंधी थी। लेकिन उन्होंने हार्विन की रिपोर्ट सुनने के लिए इसे बंद कर दिया। धन्यवाद के साथ आदमियों को विदा करते समय उनका चेहरा सख्त था। तुम्हें पता है कि मैंने अपने आधे गार्ड को तुम्हारी तलाश में लगा दिया था, एडार्ड स्टार्क ने कहा जब वे अकेले थे। सेप्टा मोर्डेन डर के मारे खुद से बाहर है। वह तुम्हारी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रही है। आर्या, तुम्हें पता है कि मेरी अनुमति के बिना तुम्हें कभी भी महल के द्वार से आगे नहीं जाना है। चारों ओर अंधेरा था और मेरे पास देखने के लिए कोई टॉर्च या मोमबत्ती नहीं थी, इसलिए मुझे उनका पीछा करना पड़ा। राक्षसों के कारण मैं जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से वापस नहीं जा सकती थी। पिताजी, वे आपको मारने की बात कर रहे थे। राक्षस नहीं, वे दो आदमी। उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं छाया की तरह, पत्थर की तरह स्थिर और शांत थी, लेकिन मैंने उन्हें सुना। उन्होंने कहा कि आपके पास एक किताब और एक कमीना है, और अगर एक हाथ मर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? क्या वह किताब है? जॉन कमीना है, मुझे यकीन है। जॉन? आर्य, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह किसने कहा? उन्होंने कहा, उसने उससे कहा। अंगूठियों और कांटेदार पीली दाढ़ी वाला एक मोटा आदमी था, और दूसरा कवच और स्टील की टोपी पहने हुए था। और मोटे आदमी ने कहा कि उन्हें देर करनी होगी, लेकिन दूसरे ने उससे कहा कि वह करतब नहीं दिखा सकता, और भेड़िया और शेर एक दूसरे को खाने जा रहे थे। और यह उस एक दिखावा था। उसने बाकी को याद करने की कोशिश की। उसने जो कुछ भी सुना था वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, और अब यह सब उसके दिमाग में उलझ गया था। मोटे ने कहा कि राजकुमारी गर्भवती है। स्टील की टोपी वाला, जिसके पास मशाल थी, उसने कहा कि उन्हें जल्दी करना होगा। मुझे लगता है कि वह एक जादूगर था। एक जादूगर? नेड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या उसके पास लंबी सफेद दाढ़ी और सितारों से सजी लंबी नुकीली टोपी थी? नहीं, यह ओल्ड नान की कहानियों जैसा नहीं था। वह जादूगर जैसा नहीं दिखता था, लेकिन मोटे ने कहा कि वह जादूगर है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं आर्य, अगर तुम हवा का यह धागा घुमा रही हो। नहीं, मैंने तुमसे कहा था, यह गुप्त दीवार वाली जगह के पास कालकोठरी में था। मैं बिल्लियों का पीछा कर रही थी, और खैर, उसने अपना चेहरा खराब कर लिया। अगर उसने राजकुमार टॉमन को गिराने की बात स्वीकार की तो वह उससे बहुत नाराज होगा। खैर, मैं इस खिड़की से अंदर गया। यहीं पर मुझे राक्षस मिले। राक्षस और जादूगर, उसके पिता ने कहा। ऐसा लगता है कि तुमने काफी रोमांचक काम किया है। तुमने इन आदमियों को सुना। तुम कहते हो कि वे करतब दिखाने और तामझाम करने की बात कर रहे थे। हाँ, आर्या ने स्वीकार किया। केवल आर्या, वे तामझाम करने वाले थे, उसके पिता ने उससे कहा। इस समय किंग्स लैंडिंग में 1 दर्जन टोलियां होंगी जो टूर्नामेंट की भीड़ से कुछ पैसे कमाने के लिए आइसारिया आई हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ये दोनों महल में क्या कर रहे थे, लेकिन शायद राजा ने कोई शो करने के लिए कहा हो। नहीं, उसने जिद करके अपना सिर हिलाया। वे नहीं थे। आपको किसी भी हालत में लोगों का पीछा नहीं करना चाहिए और उन पर जासूसी नहीं करनी चाहिए। न ही मैं अपनी बेटी के आवारा बिल्लियों के पीछे अजीब खिड़कियों में चढ़ने के विचार को पसंद करता हूं। अपनी ओर देखो प्यारी, तुम्हारी बाहें खरोंचों से भरी हुई हैं। यह बहुत समय से चल रहा है। सिरियो फॉरेल से कहो कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। एक छोटी अचानक दस्तक ने उसे बाधित किया। लॉर्ड एडार्ड, क्षमा करें, डेस्मंड ने दरवाजा थोड़ा खोलते हुए पुकारा। लेकिन यहां एक अश्वेत भाई है जो आपसे मिलने की भीख मांग रहा है। वह कहता है कि मामला जरूरी है।
मुझे लगा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा दरवाजा हमेशा नाइट वॉच के लिए खुला है, पिता ने कहा। डेसमंड ने उस आदमी को अंदर बुलाया। वह झुका हुआ और बदसूरत था। उसकी दाढ़ी अस्त व्यस्त थी और कपड़े भी धुले नहीं थे। फिर भी पिता ने उसे खुशी से अभिवादन किया और उसका नाम पूछा। योरेन, जैसा कि आप चाहें महामहिम, 1 घंटे के लिए क्षमा करें। उसने आर्य को प्रणाम किया। और यह आपका बेटा होना चाहिए, उसका रूप आपके जैसा है। मैं एक लड़की हूं, आर्या ने झल्लाते हुए कहा। अगर बूढ़ा आदमी दीवार से नीचे था तो वह विंटरफेल के रास्ते से आया होगा। क्या तुम मेरे भाइयों को जानते हो? उसने उत्साह से पूछा। रॉब और ब्रैन विंटरफेल में हैं और जॉन दीवार पर है। जॉन स्नो, वह। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। भी नाइट वॉच में मॉय, तुम उसे जानते ही होगे। उसके पास एक डायर वुल्फ है, लाल आंखों वाला एक सफेद भेड़िया। क्या जॉन अभी भी रेंजर है? मैं आर्या स्टार्क हूं। अपने बदबूदार काले कपड़ों में बूढ़ा आदमी उसे अजीब तरह से देख रहा था, लेकिन आर्या बात करना बंद नहीं कर पा रही थी। जब तुम दीवार पर वापस जाओगी तो क्या तुम जॉन के लिए एक पत्र लाओगे अगर मैंने एक पत्र लिखा हो? वह चाहती थी कि जॉन अब भी यहां होता। वह कालकोठरी और कांटेदार दाढ़ी वाले मोटे आदमी और स्टील की टोपी वाले जादूगर के बारे में उसकी बात पर विश्वास करेगा। मेरी बेटी अक्सर अपने शिष्टाचार भूल जाती है, एडार्ड स्टार्क ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसने उसके शब्दों को नरम कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं योरेन। क्या मेरे भाई बेंजेन ने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा महाशय, पुराने मॉर्मॉन्ट को बचाने के लिए। मैं यहां दीवार के लिए लोगों को खोजने आया हूं, और जब रॉबर्ट अगली बार अदालत में आएगा तो मैं घुटने टेक कर अपनी जरूरत के बारे में रोऊंगा। देखूंगा कि क्या राजा और उसके हाथ के पास काल कोठरी में कुछ मैल है जिससे वे अच्छी तरह से छुटकारा पा लेंगे। आप कह सकते हैं कि बेनजेन स्टार्क की वजह से ही हम बात कर रहे हैं। उसका खून काला था, उसे भी अपना भाई बनाया जितना तुम्हारा। मैं उसकी खातिर आया हूं। मैंने जोर से सवारी की, मैंने अपने घोड़े को लगभग मार डाला, लेकिन मैंने दूसरों को पीछे छोड़ दिया। बाकी लोग, योरेन ने थूका, बेचने वाले और मुफ्तखोर और कचरे की तरह। वह सराय उनसे भरी हुई थी और मैंने उन्हें गंध लेते देखा। खून की गंध या सोने की गंध, अंत में वे एक जैसी ही गंध लेते हैं। उनमें से सभी किंग्स लैंडिंग के लिए नहीं बने। कुछ कैस्टरली रॉक की ओर सरपट दौड़े और रॉक करीब है। लॉर्ड टाइवन को अब तक यह बात पता चल गई होगी, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। पिता ने भौहें सिकोड़ी। यह कौन सा शब्द है? योरेन ने आर्या की ओर देखा। यह शब्द निजी तौर पर बोलना सबसे अच्छा है महामहिम, आपसे क्षमा चाहता हूं। जैसा आप कहें। डेसमंड, मेरी बेटी को उसके कमरे तक छोड़ आओ। उसने उसके माथे को चूमा। हम कल अपनी बात खत्म करेंगे। आर्या वहीं खड़ी रही। जॉन के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है ना? उसने योरेन से पूछा। या अंकल बेंजेन? खैर, स्टार्क के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जब मैं दीवार से बाहर निकला तो स्नो बॉय काफी स्वस्थ था। मुझे उनकी चिंता नहीं है। डेसमंड ने उसका हाथ थाम लिया। आइए मिसेज, आपने अपने स्वामी की बात सुन ली है। पिता, आर्या के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह चाहती थी कि वह मोटा टॉम होता। टॉम के साथ वह किसी बहाने से दरवाजे पर रुक सकती थी और सुन सकती थी कि योरेन क्या कह रहा था, लेकिन डेसमंड धोखा देने के लिए बहुत ही एकनिष्ठ था। मेरे पिता के पास कितने पहरेदार हैं? उसने उससे पूछा जब वे उसके शयन कक्ष में उतरे। यहां किंग्स लैंडिंग पर 50। तुम किसी को भी उसे मारने नहीं दोगे, है ना? उसने पूछा। डेसमंड हंसा। इस मामले में कोई डर नहीं छोटी महिला। लॉर्ड एडार्ड रात दिन पहरा देते हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लैनिस्टर्स के पास 50 से ज्यादा आदमी हैं, आर्या ने बताया। तो उनके पास हैं, लेकिन हर उत्तरी आदमी इन दक्षिणी तलवारों में से 10 के बराबर है, इसलिए तुम आराम से सो सकते हो। क्या होगा अगर उसे मारने के लिए कोई जादूगर भेजा जाए? ठीक है, उस बारे में, डेसमंड ने जवाब दिया, अपनी लंबी तलवार खींचते हुए। जादूगर दूसरे आदमियों की तरह ही मरते हैं, एक बार जब आप उनके सिर काट देते हैं। आर एडार्ड ओबर्ट, मैं आपसे विनती करता हूं, नेड ने विनती की। आप जो कह रहे हैं उसे सुने।
आप एक बच्चे की हत्या की बात कर रहे हैं। वेश्या गर्भवती है। राजा की मुट्ठी परिषद की मेज पर जोर से गरजने की तरह गिरी। मैंने आपको चेतावनी दी थी कि ऐसा होगा नेड। बैरोलैंड्स में वापस मैंने आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने इसे सुनने की परवाह नहीं की। खैर, अब आप इसे सुनेंगे। मैं उन्हें मरवाना चाहता हूं, मां और बच्चे दोनों, और वह मूर्ख विसेरीज भी। क्या यह आपके लिए स्पष्ट है? मैं उन्हें मरवाना चाहता हूं। अन्य सभी पार्षद यह दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे कहीं और हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उससे अधिक समझदार थे। एडार्ड स्टार्क ने शायद ही कभी इतना अकेला महसूस किया हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा के लिए खुद को बदनाम करेंगे। तो इसे मेरे सिर पर रहने दें जब तक यह हो जाए। मैं इतना अंधा नहीं हूं कि मैं कुल्हाड़ी की छाया को न देख सकूं जब वह मेरी गर्दन पर लटक रही हो। कोई कुल्हाड़ी नहीं है, नेड ने अपने राजा से कहा। केवल एक छाया की छाया, 20 साल दूर, अगर यह मौजूद है। अगर? वैरिस ने धीरे से पूछा, पाउडर लगे हाथों को आपस में मिलाते हुए। मेरे प्रभु, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। क्या मैं राजा और परिषद के सामने झूठ लाऊंगा? नेड ने नपुंसक को ठंडे अंदाज में देखा। आप हमें आधी दुनिया दूर एक गद्दार की फुसफुसाहट लाएंगे मेरे प्रभु। शायद मॉरमॉन्ट गलत है, शायद वह झूठ बोल रहा है। सर जोरा मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा, वैरिस ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। इस पर भरोसा करें मेरे रे प्रभु। राजकुमारी गर्भवती है, तो आप कहते हैं यदि आप गलत हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि लड़की का गर्भपात हो जाता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि वह बेटे के स्थान पर बेटी को जन्म देती है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चा बचपन में ही मर जाता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यह एक लड़का है, रॉबर्ट ने जोर दिया, अगर वह जीवित रहता है, संकीर्ण समुद्र अभी भी हमारे बीच है। मैं उस दिन डोथराकी से डरूंगा जिस दिन वे अपने घोड़ों को पानी पर दौड़ना सिखाएंगे। राजा ने शराब का घूंट लिया और परिषद की मेज के पार नेड को घूर कर देखा। तो तुम मुझे सलाह देते हो कि जब तक ड्रैगन स्पॉन अपनी सेना को मेरे तट पर नहीं उतार देता तब तक कुछ न करूं, है ना? यह ड्रैगन स्पॉन अपनी मां के पेट में है, नेड ने कहा। यहां तक कि एगॉन ने भी तब तक कोई विजय प्राप्त नहीं की जब तक कि उसका दूध छुड़ाया नहीं गया। देवताओं, आप एक औरोज की तरह जिद्दी हैं, स्टार्क। राजा ने परिषद की मेज के चारों ओर देखा। क्या तुम में से बाकी लोगों की जुबान भटक गई है? क्या कोई इस जमे हुए चेहरे वाले मूर्ख से समझदारी से बात नहीं करेगा? वैरिस ने राजा को एक मधुर मुस्कान दी और नेड की आस्तीन पर अपना नरम हाथ रख दिया। मैं आपकी शंकाओं को समझता हूं लॉर्ड एडार्ड, वास्तव में मैं समझता हूं। इस दुखद समाचार को परिषद में लाने में मुझे कोई खुशी नहीं हुई। यह एक भयानक बात है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, एक घिनौनी बात। फिर भी हम जो शासन करने का दावा करते हैं, हमें राज्य की भलाई के लिए घिनौने काम करने चाहिए, चाहे इससे हमें कितना भी दर्द क्यों न हो। लॉर्ड रेनली ने कंधे उचका दिए। मामला मुझे काफी सरल लगता है। हमें विसेरीज और उसकी बहन को सालों पहले मार देना चाहिए था, लेकिन महामहिम मेरे भाई ने जॉन एरन की बात सुनने की गलती की। दया कभी गलती नहीं होती। लॉर्ड रेनली जब वे उसे हमारे पास लाए, गंभीर रूप से घायल और मरने के करीब, रूस बोल्टन ने हमें उसका गला काटने का आग्रह किया, लेकिन आपके भाई ने कहा, मैं किसी आदमी को वफादारी के लिए नहीं मारूंगा, न ही अच्छी तरह से लड़ने के लिए, और अपने स्वयं के उस्ताद को सर बैरिस्टन के घावों की देखभाल करने के लिए भेज दिया। उसने राजा को एक लंबी ठंडी नजर से देखा। काश वह आदमी आज यहां होता। रॉबर्ट को शर्म आ रही थी कि वह शर्मा गया। यह वैसा नहीं था, उसने शिकायत की। सर बैरिस्टन किंग्सगार्ड का शूरवीर था, जबकि डेनेरिस 14 साल की लड़की है। नेड जानता था कि वह इसे समझदारी के बिंदु से बहुत आगे ले जा रहा है, फिर भी वह चुप नहीं रह सका। रॉबर्ट, मैं तुमसे पूछता हूं, हमने एरिस टारगैरियन के खिलाफ किस लिए विद्रोह किया, अगर बच्चों की हत्या को समाप्त करने के लिए नहीं? टारगैरियन को समाप्त करने के लिए, राजा ने गुर्राहट के साथ कहा। महाराज, क्या सालों ने तुम्हें इतना बेबस कर दिया है कि तुम एक अजन्मे बच्चे की छाया से भी कांपने लगते हो? रॉबर्ट ने बैंगनी रंग का हो गया। अब और नहीं नेड, उसने इशारा करते हुए चेतावनी दी।
एक और शब्द नहीं। क्या तुम भूल गए हो कि यहां राजा कौन है? नहीं महाराज, नेड ने उत्तर दिया। क्या तुम भूल गए हो? बस, राजा ने गरज कर कहा, मैं बात से ऊब गया हूं। मैं इससे निपट लूंगा या शापित हो जाऊंगा। आप सब क्या कहते हैं? उसे मार दिया जाना चाहिए, लॉर्ड रेनली ने घोषणा की। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, वेरीज ने बड़बड़ाया। दुख की बात है सर। बैरिस्टन सेल्मी ने अपनी नीली आंखों को मेज से उठाया और कहा, महाराज, युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना करने में सम्मान है, लेकिन उसे उसकी मां के गर्भ में मारने में कोई सम्मान नहीं है।